अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। इंसान चाहे तो ज़िंदगी के किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक वो अपने अंदर एहसास ज़िम्मेदारी पैदा ना करे। और एहसास ज़िम्मेदारी आती है जब इंसान अपने फ़र्ज़ को निभाना चाहता है या निभाना जानता है और उनको निभाने के लिए अपना तन मन धन लगा देता है, भरपूर मेहनत करता है, तो अपनी ज़िम्मेदारियाँ भरपूर तरीके से निभाता है। फिर वो ज़िम्मेदारियाँ चाहे वो आपकी जॉब से रिलेटेड हों, चाहे वो आपकी फैमिली से रिलेटेड हो या आपके रिलेशन से रिलेटेड हो, आप उन्हें बखूबी अंजाम देने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास ही ना हो तो फिर कोई भी शख्स नहीं है कि आपको जितना भी एहसास दिला ले और आपको ये यकीन दहानी कराने की कोशिश करे कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, लेकिन अगर आप जिम्मेदारी से उनको मुकम्मल करवाने की कोशिश नहीं करेंगे, उन पर अमल दरामद नहीं करेंगे, तो मुमकिन नहीं होगा। तो साथ साथ हमें एहसास जिम्मेदारी अपने अंदर पैदा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो रिसोर्सेज हमारे पास हों उनको इस्तेमाल करते हुए जिस कैपेसिटी में हम जो काम बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं उसे भरपूर जिम्मेदारी से करें। अपना काम ईमानदारी से करें, जिम्मेदारी से करें। आप यकीन करें कि अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे, जिम्मेदारी से करेंगे, तो आपको उसके मज़बूत और अच्छे नताइज मिलेंगे। बज़ाहिर आपको लग रहा होगा कि शायद चीज़ें इतनी फेवरेबल नहीं है, लेकिन जो उसका आउटकम होता है लॉन्ग टर्म में वो आपको हमेशा अच्छा मिलता है। तो फिर मज़बूत अंदाज में सोचा कीजिए, मज़बूत अंदाज में गुफ्तगू कीजिए, झगड़ों और लड़ाई से ज़रा परहेज़ करें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें। आज इसी बात के साथ शो का आगाज़ करते हैं और सूरत हाल ज़रा जो कोरोना के हवाले से उस पर भी बात कर लेते हैं। हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में इस पेंडेमिक की वजह से एक हलचल मची हुई है, एक क्यास मचा हुआ है कि आखिरकार ये वबा से हमारी जान कब छूटेगी। केसेस की तादाद में रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है। दुनिया भर में जो केसेस की तादाद है वो बढ़ती जा रही है। अब अमेरिका की बात की जाए तो वहाँ पर भी शदीद तशवीशनाक सूरत हाल है, क्योंकि 5 लाख से ज़ायद केसेस अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं और अगर ये जो फिगर्स हैं ये बढ़ते जा रहे हैं तो सूरत हाल संगीन है। पाकिस्तान की भी अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में भी केसेस की तादाद में इजाफा हुआ है और अब तक जो ये कहा जा रहा है कि हालात काबू में है, लेकिन अगर लोग अपने घरों में महदूद ना रहे, महसूर ना रहे, तो ये जो फिगर्स हैं ये बहुत ज़्यादा चेंज भी हो सकते हैं। मुख्तलिफ तरीके से मदद करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो डॉक्टर्स हों, पैरामेडिक्स हों या हमारे जो NDA में वगैरह इदारा, हमने उसकी बात की। तो साथ साथ हमने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक एहसास प्रोग्राम भी शुरू किया जिसके तहत जो गरीब लोग हैं या जो इस वक्त लॉकडाउन की सूरत हाल में या जो डेली वेजेस पे पैसे कमाते हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था मौशी सूरत हाल को देखते हुए। तो उन लोगों में मुस्तहिकीन में 12,000 रुपए की रकूम का सिलसिला शुरू हो चुका है उनकी तकसीम का। तो क्या तरीका कार है, किस तरीके से इमदाद हासिल की जा सकती है, ज़रूरतमंद अफराद इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं और फिर ये पैसा किस तरीके से आवाम को मिल सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुसर्रत साहिबा, कैसी हैं आप? वेलकम टू द शो। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि ये जो अगर तरीका कार है कैसा है, किस तरह से अगर कोई ज़रूरतमंद है, मुस्तहिक है, तो वो ये पैसे हासिल कर सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू वेरी मच। बेसिकली इसका तरीकाकार ये है कि पंजाब गवर्नमेंट ने भी कोई 10 अरब की रकम अनाउंस की थी और फेडरल गवर्नमेंट ने कोई 1 करोड़ 25 लाख घरानों के लिए एहसास प्रोग्राम लॉन्च किया। जाहिर है पंजाब गवर्नमेंट का पंजाब की जितनी भी पब्लिक है और फेडरल गवर्नमेंट का और पूरे पाकिस्तानियों के लिए। तो उसमें जो सबसे अच्छी चीज हुई है, पंजाब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था 4,000 पर पर्सन। तो लेकिन अब हम पंजाब गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट एहसास प्रोग्राम के साथ मिलके हम फी खानदान 12,000 रुपए दे रहे हैं, जिसमें पंजाब का भी शेयर है, फेडरल गवर्नमेंट भी हमें दे रही है। और इस प्रोग्राम की खूबसूरती ये है कि पाकिस्तान की तारीख में फर्स्ट टाइम किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन, किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के बगैर आप ये देखें कि हमारा कोई मिनिस्टर, MP, MN इसमें इन्वॉल्व नहीं है। वहीं प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई इरादा, लोगों ने इरादा जाहिर किया भी तो उन्होंने नहीं किया। उसकी वजह ये है
कि हम तो अब ये बताइए ना मुसर्रत साहबा कि ये कैसे तयन किया जा रहा है, कोई रिकॉर्ड की बेसिस पे हो रहा है, किस तरह से आप लोगों को पता चलता है कि ये जो शख्स है ये नॉमिनेट इसको करना है, ये मुस्तहिक है? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। उसमें यह है कि ये डेटाबेस पे किया जा रहा है। हम क्या कहते हैं, आपको पंजाब की हेल्पलाइन है 8070 और फेडरल एहसास प्रोग्राम की लाइन है 8171। उस पे आप अपना सिर्फ आईडी कार्ड नंबर और अपना कोई मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह आप एंटर करेंगे और आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे फॉर दिस सपोर्ट फंड। उसमें फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम मल्टी लेयर स्क्रूटनी करते हैं। इसमें एलिजिबिलिटी के लिए जो क्राइटेरिया वो मैं आपको जल्दी से बता दूं कि आप पहले किसी प्रोग्राम के बेनिफिशियरी नहीं होने से, आप सरकारी मुलाजिम ना हो, आपके नाम पे कोई गाड़ी, कोई प्रॉपर्टी, कोई जायदाद ना हो और आपका कोई बैंक बैलेंस ना हो। ये सारा डाटा हमें मिल जाता है। अब हमने इस तरह का सिस्टम डेवलप कर लिया हुआ, नादरा के साथ हम लिंक किए हुए हैं। जबरदस्त। उसके बाद जी उसके बाद फिर आगे फर्दर 2-3 चेक लिस्ट होती है, उनसे गुजरने के बाद फिर मुख्तलिफ मैसेज आते हैं। प्रोसेस जब आपने अप्लाई किया उसके बाद आपको मैसेज आता है। अगर आपका प्रोसेस हो रहा है स्क्रूटनी का तो आपको मैसेज आ जाता है कि आप अंडर प्रोसेस हैं। उसके बाद अगर खुदा ना खास्ता जो लोग अप्लाई करते हैं एलिजिबल नहीं होते, उनको फौरन मैसेज आ जाता है दैट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस थिंग। उसके बाद और जिन जो एलिजिबल हो जाते हैं उनको मैसेज आता है कि आप एलिजिबल हैं और आप इस यानी कि उनकी रिहाइश के करीब तरीन जो सेंटर बना है उसका एड्रेस आ रहा है उनको कि आप फलां जगह से जाके अपने ये 12,000 की रकम ले सकते हैं। अच्छा, ये जो आपने मैसेज की बात की कि तो अगर किसी और के मोबाइल नंबर से वो मैसेज किया जा रहा है और मुस्तहिक वो कोई और दूसरा शख्स हो तो ये रिसीव किया जा सकता है उस नंबर के ऊपर? ये जो अमाउंट है इसमें ट्रांसपेरेंसी तो कैसे जो है ना वो आप यकीनी बना रहे हैं? बेसिकली ये नादरा और आपके आईडी कार्ड से रिलेट करता है और बायोमेट्रिक है, यानी कि जो भी मुस्तहिकीन है जब वो लेने जाएंगे बिल्कुल मैसेज किसी जिस मर्जी के मोबाइल नंबर से आप करेंगे वो आपका ट्रस्टवर्दी होगा ना, तो वो आपको इन्फॉर्म करेगा। और अगर कोई धोखे से कि किसी गरीब आदमी ने किसी दूसरे का मोबाइल यूज किया और वो खुद लेने चला गया जिसका मोबाइल था तो उसको नहीं मिलेगा, बिकॉज जिसने रजिस्टर किया अपने आप को आईडी कार्ड नंबर के अगेंस्ट बायोमेट्रिक आपने अपना थंब इम्प्रेशन देना है जो एप्लीकेंट है, तो जो डिजर्व करता है। तो इसलिए किसी को किसी के पैसे नहीं मिल सकते। तो अब तक ये कितने मैसेजेस आपको रिसीव हो चुके हैं एहसास प्रोग्राम के तहत और कब तक तमाम लोगों में, क्योंकि आपने बताया कि 1 करोड़ घरानों को रिलीफ देना है, तो ये अमल मुकम्मल हो जाएगा? ये 1 करोड़ 25 लाख घरानों को देना है, जिसमें अगर पंजाब की फिगर हम देखें तो पंजाब के 44 लाख घराने हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम शुरू हो गया हुआ, इसको आज 3रा दिन है और ये इंशाल्लाह ताला कपल ऑफ ज्यादा से ज्यादा विद इन 1 वीक तमाम मुस्तहिकीन तक उनकी रकूम पहुंच जाएंगी और हम तेजी से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ दिस क्राइसिस आपको पता है कि लोगों के पास काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, जिन लोगों की मजदूरी खत्म हो गई, तो इसको हम स्पीडी वे में कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सारे लोग रजिस्टर होंगे तो उनको देना शुरू होंगे। स्क्रूटनी का अमल साथ, तकसीम का अमल, सारा कुछ साथ पैरेलल चल रहा है। तकसीम तो आपको पता, आपने देखा होगा, आपके सारे चैनल रिपोर्ट कर रहे हैं कि बहुत सारे इजला में शुरू हो गई है पूरे थ्रू आउट पाकिस्तान। और इम्पोर्टेंट ये है। अच्छा, तो मुसर्रत साहब वेरी क्विकली ये भी बता दीजिएगा कि ये एक वन टाइम प्रैक्टिस है या इसको आगे भी कंटिन्यू किया जाएगा? अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे ये सूरत हाल रही, लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ तो आगे, तो क्या आप इसको भी एक्सटेंड करेंगे? जी बिल्कुल, खुदा न खास्ता हम लोग वर्स्ट सिनेरियोज के लिए भी तैयारी प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी से की हुई है। इसीलिए हम लोग ने गाइडेड फोर्स को हमने मुरतब किया। उसके साथ साथ आगे फर्दर फंड रेजिंग इसी पर्पस के लिए हो रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब का रिलीफ फंड, सीएम पंजाब का रिलीफ फंड, ताकि खुदा न खास्ता अगर ये चीज एक्सटेंड करती है, प्रोलॉन्ग करती है, तो उसकी तैयारी हमारी अभी से की हुई हो। वी आर वर्किंग ऑन इट। और अगर खुदा न खास्ता ये लंबा चलता है तो बिल्कुल हम दोबारा से उसका वे मैकेनिज्म क्या होगा इसी तरह से करेंगे या राशन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बिकॉज जो कंप्लीट लॉकडाउन पे इलाके हैं वहाँ पे हम राशन भी दे रहे हैं। सही।
चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया मुसर्रत चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थी। और ये बहुत ज़्यादा वक्त की ज़रूरत है कि हम उन लोगों को याद रखें कि जिन लोगों को हमारी मदद की ज़रूरत है और जो मुस्तहिकीन है। ट्रांसपेरेंसी को किसी हद तक ये जिस तरह से भी मुसर्रत साहब ने कहा कि यकीनी बनाया जा रहा है, हम उम्मीद यही करते हैं कि आगे उन लोगों की मदद होगी और इसमें कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आएगी। आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, वेरी बेस्ट ऑफ लक टू यू। और उम्मीद यही है कि इससे हमारी जो सोसाइटी है उसको किसी हद तक सपोर्ट मिलेगी और उन गरीब और नादार लोगों की मदद होगी। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। जनाब जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं आपका तारुफ करवाते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक प्रिंसिपल हैं कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज से। आपको वेलकम करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद साहब। और साथ साथ मेरे साथ डॉक्टर जावेद अकरम साहब भी मौजूद हैं जो कि वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के। आपकी भी आमद का बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद अकरम साहब। और मेरे साथ डॉक्टर मोहम्मद इरफान मलिक साहब भी मौजूद हैं जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। आपको भी वेलकम करते हैं। तो सबसे पहले जो पाकिस्तान में अगर बात की जाए कोरोना के हवाले से, तो हम ये चीज़ ज़्यादा सुनने को मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारे यहाँ हालात अभी काबू में है, केसेस में उस तरह से इजाफा नहीं हुआ जिस तरह हम दीगर ममालिक में देख रहे हैं। तो प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, ये जो सूरत हाल है दीगर ममालिक की तरह मोहलिक नहीं है ये कहा जा रहा है, तो इस तरह के मफरूज़ों की हकीकत क्या है? क्या वाकई ये जो कोविड-19 है उसका टेक्सचर या जो फॉर्मेशन है वो चेंज हो गई है, उसका बिहेवियर यहाँ पाकिस्तान में कुछ चेंज है या इसमें कोई हकीकत नहीं है? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे पास किसी किस्म का कुछ साइंटिफिक एविडेंस तो इसको प्रूव करने के लिए नहीं है कि ये जो वायरस है ये वहां से मुख्तलिफ है। आखिर ये आया तो बाहर से ही है ना हमारे पास वायरस, और ये वही होगा जो चाइना में था और जो ईरान में था और जो यूरोप में था। तो हमारे पास कुछ साइंटिफिक एविडेंस इसको साबित करने के लिए नहीं है। लेकिन जो डाटा बता रहा है और जिस तरीके से स्प्रेड वेस्ट में हुई है पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके साथ जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं जैसे बांग्लादेश है और हिंदुस्तान है, इन मुल्कों के अंदर भी तकरीबन उसी तरह के सर्कमस्टांसेस, सोशल सर्कमस्टांसेस हैं जैसे कि पाकिस्तान में है। तो वहां भी ये उस तरीके से नहीं फैला जिस तरीके से यूरोप में फैला था। तो इसलिए ये डिड्यूस किया जा सकता है कि शायद ये वायरस उससे मुख्तलिफ है। दूसरा, शायद हम ये कह सकते हैं कि खासतौर पर पाकिस्तान में उस तरह की ट्रैवलिंग नहीं है जिस तरीके से कि इटली में थी, जिस तरीके से लंदन जो है वो हब है पूरी दुनिया से ट्रैवलर्स का, या न्यूयॉर्क है जैसे। तो इसी तरह अमेरिका के भी वो रियासतें जिनके अंदर ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा नहीं थी, उनके अंदर उतना नहीं फैला। तो गालिबन ये वो फैक्टर है। एक बात ये भी कही जा रही है कि समहाउ पाकिस्तान के लोगों की इम्यूनिटी इसमें हमारे 48% तक पहुंच चुके हैं। जी हाँ, लेकिन ये है ना कि जो बाकी फैक्टर हैं, मसलन ये कि ये जो कहा जा रहा है कि हमारी इम्यूनिटी, चूंकि हम एक्सपोज्ड रहते हैं इन्फेक्शियस एजेंट्स के, इसलिए उनकी निस्बत बेहतर है और हमारे अंदर ऑलरेडी एक तरह की पैसिव इम्यूनिटी वो डेवलप हो चुकी होती है। हो सकता है हमारे टेम्परेचर के हालात थोड़े से मुख्तलिफ हों। और मैं तो एक बात और अपनी गट फीलिंग ये कहूंगा, एक साइंटिफिक यानी साइंस के स्टूडेंट होने के अलावा भी, कि मुझे लगता है कि अल्लाह का खास फजल भी है कि किसी वजह से ये नहीं हो रहा। तो जैसे मैंने आपको मुख्तसर बताऊं कि साइंटिफिकली तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल अभी तक के हिसाब से और मुल्कों की निस्बत हमारे यहाँ की सूरत हाल बेहतर है। सही। सो डॉक्टर जावेद अकरम साहब, आप किस हद तक इस बात से अग्री कर रहे हैं, या जो नेचर ऑफ दिस वायरस है यहाँ पर कुछ डिफरेंट है, आप अग्री करते हैं इस बात से, या आपकी क्या राय है इस पे? थैंक यू रमशा। मैं जावेद साहब से कभी भी डिसएग्री नहीं करता, सारी ज़िंदगी नहीं करता रहा, तो अब क्या करूँगा। उन्होंने बिल्कुल सही कहा, लेकिन एक ट्रेंड अगर आप देखें, जो आपने पहले अपने इंट्रो में कहा कि एक तो नंबर 1 हमारा केस रिपोर्टिंग सिस्टम इतना फ़ाल नहीं है और हमने इतने थोड़े टेस्ट किए हैं। मेरा ख्याल है दुनिया में सबसे कम टेस्ट करने वाले ममालिक में हमें कंसिडर करना चाहिए। हम 22 करोड़ की आबादी हैं, टेस्ट अभी कुछ 38,000 हुए हैं। ऑब्वियसली ये डाटा बहुत कम है। जहाँ तक डेथ्स का आप कह रहे हैं कि डेथ्स की भी हमारे यहाँ अंडर रिपोर्टिंग है, तो क्योंकि बहुत सारे लोग मर रहे हैं जो इनको कोरोना है लेकिन उनकी तशखीस नहीं। अभी इस वक्त हम एक तहकीक कर रहे हैं जो हम कब्रिस्तानों से डाटा ले रहे हैं कि कब्रिस्तानों में आमदोरफ्त मुर्दों की कितनी बड़ी है, अगर बड़ी है तो वो भी हम शेयर करेंगे। तो एक तो ये 100% हम नहीं कह सकते कि हमारा, क्योंकि वी आर लुकिंग एट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, तो इसलिए ये नहीं हम कह सकते, क्योंकि ये भी हम बाद में करेंगे कि हम क्यों अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ा पाए।
दूसरा देखें, अगर जो ट्रेंड है वर्ल्ड ओवर, जैसे जावेद साहब ने कहा, एक बड़ी ग्लेयरिंग चीज़ है कि जो गरीब ममालिक हैं, डेवलपिंग ममालिक हैं, अफ्रीका स्पेशली, अफ्रीका जो हमसे भी गरीब हैं, वहाँ पे ये बहुत ही कम है। जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, जहाँ पे डेवलप हो चुकी है वर्ल्ड, वहाँ ये बहुत ज़्यादा है। वहाँ सिर्फ एक मुल्क है साउथ कोरिया के जो बहुत डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन उसकी और सिंगापुर, इन दो ममालिक की हिकमत अमली इतनी मुवस्सर थी कि इन्होंने बाकायदा कंट्रोल कर लिया उसको बहुत इनिशियल स्टेजेस पे। अच्छा, इसका जो फैक्टर्स कहे जावेद ने, बिल्कुल सही कहे, लेकिन इसमें मैं एक फैक्टर ऐड करता हूँ। जो शहरों में विद इन अमेरिका, जो विद इन यूरोप, विद इन यूके ऑल्सो, लंदन इज़ दी एपीसेंटर और न्यूयॉर्क उधर, ये जहाँ जिन जगह पे, जिन जियोग्राफिकल प्लेस में पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, पर किलोमीटर जब डेंसिटी आपकी 300,000 तक चली गई तो इसका प्रेवलेंस तो, और ये सिर्फ इसमें नहीं, ये हर वायरल डिजीज़ में ट्रू रहा है, और इवन डेंगू में भी यही टेंडेंसी रही है। तो इसलिए, और दूसरा एक आप ये भी देखें, वो कोइंसिडेंटल है, वो एक कोइंसिडेंटल है कि जहाँ पे हुक्मरान औरत है वहाँ पे भी ये कम रही है। अब वो बाद में आप बात कीजिएगा कि क्या औरतें लीडर ज़्यादा बेहतर इसको कंट्रोल कर पाएँ। चलें, ये भी इस पॉलिटिकल एस्पेक्ट से भी बात कर लेंगे आज। तो डॉक्टर मोहम्मद इरफान मलिक साहब की ये जो अभी बात हुई है कि एक तो पाकिस्तान में लोगों की इम्यूनिटी शायद इस हद तक स्ट्रांग हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह के एनवायरनमेंट में हम रह रहे होते हैं, एक्सपोजर जिस तरह का है, तो उसकी वजह से शायद हमारे यहाँ नंबर ऑफ केसेस उस तरह नहीं बढ़े अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह हमने दीगर ममालिक में देखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक दो ऐसे रिसर्च आर्टिकल हैं जो ये बता रहे हैं कि वो बेल्ट जहाँ पे मलेरिया एंडेमिक थी, या वो लोग जहाँ पे BCG जो कि TB की वैक्सीनेशन की जाती है, वहाँ पे इस वायरस की जो मॉर्टेलिटी है, डेथ, और इसका स्प्रेड रिलेटिवली कम देखा गया। लेकिन क्योंकि ये बहुत लिमिटेड डाटा है जिस पे वो बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर अब तक हम देखें तो हमारे पिछले 2-4 दिनों में टेस्टिंग कैपेसिटी डबल हो चुकी है, और जो नंबर ऑफ़ पेशेंट हैं वो टू सम एक्सटेंट 194 to 28 तक हैं, जो कि रिलेटिवली इस वक्त टू अर्ली टू कमेंट है, लेकिन वो उस तरह नहीं हुए जिस तरह हम समझ रहे हैं कि जब टेस्ट भरेंगे तो पेशेंट के नंबर भी बढ़ने चाहिए। इससे पहले टेस्ट 1200 हो रहे थे, अब येस्टरडे 2400 हुए हैं, और इस वक्त जो पेशेंट हैं येस्टरडे के वो 190 हैं। सो सम ऑफ व्हाट इट सीम्स के जो वेदर भी है और इस तरह के जो फैक्टर, जैसे पहले भी रिसर्च में कहा, शायद वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और हमारी शायद रिपीटेड इन्फेक्शन की वजह से जो इम्यूनिटी इससे हमें बचा रही है। लेकिन ये बहुत कबल अज़ वक्त है कि हम इसको फाइनल डिसीजन समझें। ठीक है, तो एक और चीज़ कही जाती रही प्रोफेसर डॉक्टर जावेद साहब के, इकबाल साहब के, ये भी हुआ है कि लोग कहते रहे कि स्टीम लें और क्या कहते हैं गरारे करें, कहवे और गर्म चाय का इस्तेमाल करें, तो उससे अगर ये वायरस आपके फेफड़ों में जाता भी है तो मर जाता है। तो क्या वाकई ऐसा है? इज दैट वर्किंग? वैसे तो इस सवाल का जवाब इरफान मुझसे बेहतर देंगे क्योंकि वो पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, मगर ये बात तो तमाम ही बीमारियों के लिए की जाती है, तो स्पेशली कोरोना के लिए इसको मुख्तस करना ये तो मेरा ख्याल है ठीक नहीं। लेकिन आप इरफान से जरूर इसकी राय लीजिए क्योंकि ये कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हैं और ये मुझसे बेहतर बता सकेंगे। सही है। सो डॉक्टर इरफान, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? देखिए, इसको ओवर एम्फसाइज किया जा रहा है कुछ, क्योंकि ये इसका जो एरिया जहाँ ये रहता है वो तो ये आपके साइनसेस हैं, लेकिन मैं ये नहीं समझूंगा कि इसको आप करने से ये फील करें कि शायद आप बहुत बेहतर हो जाएंगे। लेकिन ओवरऑल जब आप स्टीम लेते हैं तो डेफिनेटिवली आपका जो क्लियरेंस है वो बेहतर हो जाती है, ठीक है। लेकिन अलोन फैक्टर इसको ना समझा जाए कि मैंने अगर भाप ले ली है तो मैं बहुत बेहतर हो गया, शायद मुझे किसी और प्रिवेंटिव या प्रिकॉशनरी मेजर की ज़रूरत नहीं। ठीक है। सो डॉक्टर जावेद अकरम साहब, अभी जो सूरत हाल है, हमने रिसेंटली चाइना में देखा कि चाइना में एक तवील अरसे तक 76 डेज तक लॉकडाउन रहा, उसके बाद लॉकडाउन को खोला गया, उसके बाद दोबारा केसेस की तादाद जो है ना वो वहाँ पर रिपोर्ट हुई है, इजाफा हुआ है वहाँ पर। तो ये लॉकडाउन जो पाकिस्तान में है ये कब तक रह सकता है, और फिर अगर इसको खोलते हैं या इसमें नरमी बरती जाती है तो फिर क्या उसके असरात होंगे कोरोना पेंडेमिक वाले से? इस पर आप तीनों से बात करेंगे, लेकिन पहले ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह
वेलकम बैक इन द शो। तो जाने से पहले जिस तरह हम बात करते हैं कि जो लॉकडाउन की सूरत हाल रही, 76 डेज तक चाइना ने वुहान में लॉकडाउन किया, अगर पाकिस्तान और फिर भी केसेस अब दोबारा 2 दिन के बाद रिपोर्ट हुए, तो पाकिस्तान में इस वक्त क्या सूरत हाल होगी लॉकडाउन की? क्या रिलीफ मिलेगा? लॉकडाउन खत्म होगा या एक्सटेंड होगा? जैसे वजीर आज़म इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि डॉक्टर्स की मुशावरत से इस पर फैसला करेंगे कि आखिरकार करना क्या है। डॉक्टर जावेद अकरम साहब। रमशा, देखें जो चाइना ने किया वो ऐसा हुआ कि उन्होंने लॉकडाउन तो बहुत पहले ख़त्म कर चुके थे, इवन इन वुहान जो, और उन्होंने टेस्टिंग बंद कर दी थी। उन्होंने टेस्टिंग कोई अबाउट 13 डेज़ बंद रखी, इसलिए केसेस रिपोर्ट नहीं हुए। जब उन्होंने टेस्टिंग रिज्यूम की तो उनकी सेकंड पीक आई अभी रिसेंटली, तो इसलिए दैट वाज जो उनकी आए टेस्ट वो पीक की वजह से आए कि टेस्टिंग रिज्यूम। जहाँ तक प्रैक्टिकली आप बात कर रही हैं कि ये जो आप कह रही हैं कि लॉकडाउन पाकिस्तान की सूरत हाल क्या होनी चाहिए, मेरा ज़ाती ख्याल है, लेकिन ये ऑब्वियसली डिसीजन तो गवर्नमेंट का होगा कि अभी लॉकडाउन को मज़ीद सख्त करना चाहिए और मज़ीद प्रलॉन्ग करना चाहिए। आई टोटली अंडरस्टैंड कि लोगों की लाइवलीहुड और हमारे डेली वेजर्स, लेकिन देखें आई थिंक लाइफ इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन लाइवलीहुड। लाइफ होगी तो लाइवलीहुड का मसला पैदा होगा। हमारे यहाँ एक कमाने वाला है, एवरेज 4 से 5 खाने वाले हैं, तो इतनी लाइफ डिपेंड करती हैं एक बंदे पे, तो उसकी हम अगर लाइफ नहीं बचा सकेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब अब लोग तो ये भी कह रहे हैं ना कि या तो हम इस कोरोना से तो बच जाएंगे लेकिन शायद हम भूख से मर जाएं, तो हमारी यहाँ तो सूरत हाल ये भी है ना, क्योंकि चैलेंज इतना बड़ा है। देखें बिल्कुल आपने सही कहा, तो भूख तो बढ़ेगी ना, अगर खुदा ना खास्ता ज़्यादा मोर्टेलिटी हो गई तो बढ़ेगी। मैं समझता हूँ कि 2 तरीके हैं ना। देखें बहुत सारे मुल्कों ने, देखें हमें साइंस हमें इमोशनल इस बेस पे नहीं करना चाहिए कि पॉपुलर क्या है। अच्छे लीडर अनपॉपुलर डिसीजंस भी करते हैं और करने पड़ते हैं उनको। अच्छा, इसमें मैं अब देखें 2 मॉडल्स हैं, सिंपल सी बात है। एक, आप टेस्टिंग बहुत ज़्यादा अपनी कैपेसिटी बढ़ा लें, यस आप लॉकडाउन अभी ख़त्म कर दें। आपको पता है साउथ कोरिया ने किया ही नहीं था लॉकडाउन, और उनकी जो नेक्स्ट टू चाइना है, उन्होंने ग्राफ उनका ऊपर गया ही नहीं था, और उनकी मोर्टेलिटी 1.7% है, इसलिए कि उन्होंने इंटेंसिव टेस्टिंग की थी। जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी और इटली का मुआवजा कर लें, जर्मनी और इटली साथ साथ हमसाए हैं, दोनों कॉकेशियन के कंट्रीज़ हैं और दोनों में एशियंस भी रहते हैं, एक जैसे मुल्क हैं, एक जैसे। उनके मोर्टेलिटी कोई 2000 है और उनकी उससे 10 गुना ज़्यादा है साथ साथ। अब इसका फैक्टर क्या है? इसका फैक्टर ये है कि जर्मनी की इस वक्त कैपेबिलिटी उनकी 2 लाख टेस्ट पर डे पे है, और उन्होंने अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से दुनिया में सबसे ज़्यादा टेस्ट किए हैं। और नंबर 2, उनका जो मेन मैं समझता हूँ कि वजह है मोर्टेलिटी कम होने की, वो उनके दैट्स द ओनली कंट्री चैम्पियंस हैं 40 वेंटिलेटर्स पर 100,000 पॉपुलेशन। इटली के पास 9 वेंटिलेटर्स पर 100,000 पॉपुलेशन, यूके के पास 11। तो उन्होंने अपने हेल्थ केयर पे स्पेंड किया हुआ था, और इसलिए उसका डिविडेंड अब उनकी पब्लिक को मिल रहा है। हमने मेट्रो पे स्पेंड कर दिया था, इधर उधर सारा कर दिया था, तो इसलिए ये डिफरेंस बड़ा ग्लेयरिंग डिफरेंस है। अगर आपने लॉकडाउन काम बंद करना है तो आप उनको खुदारा आप अपना अपस्केल करें टेस्टिंग कैपेबिलिटीज, या एक नया चीज़ हमने करके दी है, हमारी यूनिवर्सिटी ने कल की है, कल हमने ये करके गवर्नमेंट को बताया और होपफुली वो करेंगे। हमने कहा कि आप पूल्ड सैंपल्स की टेस्टिंग कर दें, आपकी इन्हीं लिमिटेशंस में आपकी कैपेसिटी कम से कम 10 टाइम्स बढ़ जाएगी। तो यू नो यू हैव टू इनोवेट ना। देखें अच्छा, टेस्टिंग का ये होगा कि हम केसेस को आइडेंटिफाई करके उनको आइसोलेट करेंगे, पूरी पॉपुलेशन को आइसोलेट नहीं करेंगे। जब तक आइडेंटिफिकेशन ही नहीं होगी तो बिल्कुल आइसोलेशन कैसे हो सकती है? प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, अब ये जो सूरत हाल है लॉकडाउन, आपका इस पर क्या राय है? आपका क्या इस पर कमेंट है कि इसको वाकई एक्सटेंड करने की जरूरत है, क्योंकि जो हालात हैं, क्योंकि फिर आगे रमजान भी आ रहे हैं? प्रोफेसर जावेद अकरम साहब ने बहुत ही एक सॉलिड रीजंस की बुनियाद पर और बैकग्राउंड की बुनियाद पर ये सारी बात की है, और मेरा नहीं ख्याल कि डॉक्टर जावेद अकरम साहब की राय से इख्तलाफ किसी जरा से भी किया जा सकता है। आई थिंक वो इज वेरी राइट इन सेइंग कि हमें इमोशनल होकर और इस तरह के सोशल फैक्टर्स की बुनियाद पर फैसला नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें एक साइंटिफिक फैसला करना चाहिए।
और वो यही है कि हम इसको एकदम, क्योंकि पिछले दिनों मैं सुन रहा था तो एक मिनिस्टर वो ये कह रहे थे कि हम 14 तारीख के बाद आखिर कुछ ना कुछ रिलीफ तो देंगे, मगर उस कुछ ना कुछ रिलीफ के बारे में जो डिसीजन करना है उसमें जावेद अकरम साहब जैसे जो मोतबर और जो एक साहिब राय शख्स हैं मेडिकल प्रोफेशन के, और जो और दोस्त हैं, उनको जरूर शामिल करना चाहिए। इसलिए कि इस बात का इम्कान है कि सडनली हमने अगर लोगों को ईज आउट कर दिया और एकदम वो फ्रीली मूव करना शुरू हो गए, तो फिर शायद हो सकता है जितने हम अभी मुतमईन हैं, हो सकता है ये सूरत हाल ना रहे। तो इसको बहुत ही सीरियसली करना चाहिए। लोगों ने तो वैसे भी इसको काफी इजी लिया हुआ है, बड़ा फोर्स करके इनको घरों में बंद रखा जा रहा है। आप देखें ना कि जब फ्लेक्सिबल आवर्स होते हैं तो आधी आवाम तो हमारी बाहर होती है, तो अगर इसमें और ज्यादा रिलीफ दे दिया गया तो फिर मेरा तो नहीं ख्याल कि सिर्फ सिंबॉलिकली लॉकडाउन रह जाएगा। जी, अब ये देखिए ना, अब अमेरिका जैसी तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज हमारे यहाँ नहीं है ना। अब आप देखिए न्यूयॉर्क में क्या हाल हो रहा है। मेरे कोई दोस्त हैं वो वहां काम करते हैं, वो ये बता रहे हैं कि इतनी तशवीशनाक सूरत हाल है और इतनी खौफनाक सूरत हाल है मेडिक्स के अंदर भी और पब्लिक पॉपुलेशन के अंदर भी। तो ये कि हमारे यहाँ तो अगर एकदम हमने लॉकडाउन को खत्म कर दिया तो हम, और इस बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है, हमें बिल्कुल नहीं पता कि आगे क्या होगा। तो इसलिए इस बात को बहुत सोच समझ के करना चाहिए, और जो सीनियर मेडिकल प्रोफेशन के लोग हैं और जो कि यानी सारी जो एपिडेमियोलॉजी को समझते हैं और बीमारी के पैटर्न को समझते हैं, उनको उनसे मशवरा करके ये सब कुछ करना चाहिए। सही, और एकदम नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो एक कॉलर भी है हमारे साथ, यासीन, उनको शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम यासीन, क्या सवाल करना चाहते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। मालूम मुझे ये करना है, डॉक्टर साहब के पैनल बैठा हुआ है आप लोगों का, कि ये इस पे आगाही कोई नहीं आ रही कि जिस तरह से हम कोई बाजार से सब्जी लाते हैं, फ्रूट लेकर आते हैं, दही लेकर आते हैं, ठीक है जी, तो इसमें क्या कोई एहतियात किस तरह से कर सकते हैं? जिस तरह सब्जी है, स्पेशली फ्रूट है, इसको तो हम साबुन से नहीं धो सकते, तो इसकी क्या एहतियात है? जरा इस पे जरा रोशनी डालिएगा। सही, इस पे भी बात कर लेते हैं कि जो बाजार से प्रोडक्ट्स हम खरीद रहे हैं, डॉक्टर मोहम्मद इरफान साहब, उनको कैसे घर में लाने से पहले आप प्रोटेक्ट करें, या उसमें तो आप जो है ना वो कोई खतरा नहीं है लेकर आने में? देखिए, जहाँ तक ये सब्जियों का ताल्लुक है, अगर आप इसको वॉश साफ़ करते हैं ये पानी से भी, तो आई थिंक मेरे ख्याल में सर जवेद साहब इस जो है वो बेहतर इस पर कमेंट कर देंगे, लेकिन मेरे ख्याल से इसको साफ़ करने से आप रिलेटिवली रिलीफ फील करना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि आपने अगर इसको साफ़ नहीं किया पानी से तो शायद ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो जो साफ़ करने का प्रोसेस है वो तो हमें लाजमन इन सब्जियों के साथ करना चाहिए। मेरा तो इस पर यही ओपिनियन होगा। अच्छा, थोड़ा कमेंट मैं ज़रा लॉकडाउन पे ज़रा करना चाहता हूँ। अगर लेकिन एक और चीज़ ये कि ये भी बताइएगा, हाँ, आपने लॉकडाउन पे भी बात कीजिएगा इरफान साहब, लेकिन एक और चीज ऐड ऑन कर लीजिएगा प्लीज साथ ही, कि ये जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं वो ज्यादा तो मुतासिर नहीं होंगे, या वो हाई रिस्क पे तो नहीं हो सकते लोग? और लॉकडाउन के हवाले से भी आप कहना चाहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा। देखें, जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो इसमें ज़्यादा मुब्तला होने के बाद तो एक तरफ ज़्यादा डेथ की रेशो उनमें देखी गई है जो सिगरेट पीते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्मोकर्स को समझना, क्योंकि इसमें जो लंग्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, और अभी तक इसका मैकेनिज्म के ये लंग्स को किस तरह इन्वॉल्व कर रहा है, ये डेली और रूटीनली इस पर मुख्तलिफ थ्योरीज आ रही हैं। तो आप ये समझ लें, अभी तक बाहर के साइंटिस्ट भी अनएबल टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्ट व्हाट इज़ गोइंग ऑन, लेकिन जिनमें स्मोकिंग जिन लोगों ने की उनमें डेथ रेशो ज़्यादा है। तो ये बड़ा क्लियरली इसमें एविडेंस सबके सामने मौजूद है। अच्छा, मैं लॉकडाउन के लिहाज से थोड़ा सा बात करना चाहूँ। देयर आर टू सॉर्ट ऑफ लॉकडाउन, एक होता है पार्शल, एक होता है कंप्लीट लॉकडाउन। एक सर्वे टीम है जिसने ये सर्वे किया कि अगर पाकिस्तान में वुहान वाला लॉकडाउन जो कंप्लीट लॉकडाउन अगर हम कर लें तो क्या पीक हम अचीव कर सकते हैं। तो अगर हम ऐसा कर लें तो हम पीक शायद विद इन 2 वीक्स अचीव कर लेंगे, और उसके बाद ये एक बेस लाइन पर आ जाएगा। अगर ये पीक अचीव करेगा तो कितना लोग इसमें मुब्तला हो चुके होंगे, तो उनके मुताबिक 64,000 से 1 लाख तक ये लोग मुब्तला हो जाएंगे। ये पिछले 2 हफ्ते को मिला के ये 4 मई तक का मैं डाटा आपको बता रहा हूँ, अगले 40 दिन का। अगर आप, और डेथ कितनी होंगी, ये कंप्लीट लॉकडाउन की मैं बात कर रहा हूँ, तो डेथ वो कहते हैं 780 होगी, 780 डेथ। अब अगर आप देखेंगे पार्शल लॉकडाउन करते हैं, और पार्शल लॉकडाउन ऐसा नहीं है जो इस वक्त नज़र आ रहा है, ये मोर देन पार्शल रिलैक्सेशन है जो हम देख रहे हैं। पार्शल लॉकडाउन में इसकी जो तादाद है वो आपकी 1 से क्रॉस कर जाएगी, 1 लाख से ऊपर, और जो आपकी डेथ है वो 1200 से ऊपर हो जाएगी। तो देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस। और उसमें प्रॉब्लम क्या है, पार्शल लॉकडाउन में आप पीक अचीव नहीं करेंगे, और पीक आपकी शायद विंटर तक जाए। और मैं एक बात क्लियरली बता दूं कि विंटर समहाउ व्हाट डेफिनेटली इस वायरस की जो ट्रांसमिशन है इसकी विरुलेंस पे इफेक्ट डालेगा, क्योंकि जितने भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं वो विंटर में ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट
वायरस को फ्लोरिश करता है। तो हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस वेदर की फॉर्म में किसी हद तक एग्जिस्ट करती है, तो वी हैव टू यूज दैट। सेंटिमेंट होने की जरूरत नहीं है, हमें एक साइंटिफिक एविडेंस पे चलना है। क्विकली ब्रेक की तरफ बड़ी बात आके इस पे बात करते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक इन द शो। तो जाने से पहले जो डॉक्टर जावेद साहब आपसे सवाल किया कि कैसे एहतियात कर सकते हैं बाहर से जो प्रोडक्ट सब्जियां फ्रूट्स वगैरह खरीद रहे हों। देखिए बात यह है कि शॉपर, नोट और इस तरह के और जो ऑब्जेक्ट हैं उन सब से वायरस ट्रांसफर होता है, लेकिन शॉपर से वायरस जिस्म में दाखिल होता है हाथों के जरिए। आपने अपना शॉपर हाथ में पकड़ा हुआ है, उससे आपके हाथ पे लग गया। अब ये हाथ आपने अपनी आंखों में मसला, आपके मुंह में चला गया या नाक में चला गया, तो यहां से ये ऊपर ट्रांसफर होगा। तो लिहाजा यही तो एहतियात की कही जा रही है कि जब भी आप बाहर से अंदर आए तो अपने हाथों को अच्छे तरीके से साफ कर लें। अगर आपके शॉपर पे वायरस लगा भी हुआ है या आपने किसी को छुआ है और उसके कपड़ों से आप पे ट्रांसफर हो गया है, तो अगर आप हैंड वॉशिंग फ्रीक्वेंटली करेंगे सोप और वाटर के साथ, तो अगर वो लगा भी है तो वो वॉश हो जाएगा। तो लिहाजा ये तो वायरस ऐसा तो नहीं है कि जो आम आंख से नजर आता है। तो ये जो मैं मेज के सामने बैठा हूं इस मेज पर भी हो सकता है, आपके हाथ में जो माइक पकड़ा है इस पर किसी के ऊपर भी हो सकता है। तो इसलिए इसको बचने का जो तरीका है, अब नोट को हाथ लगेगा ही, शॉपर को हाथ लगेगा, तो यही बात कही जा रही है कि आप बार बार अपने हाथों को धोइए। खास तौर पर एक कमरे से दूसरे कमरे में जाइए तो हाथों को धोइए। एक दफ्तर में आप दाखिल होने लगे हैं तो दरवाजे के ऊपर कोई शख्स खड़ा हो जो कि सैनिटाइजर से आपके हाथ को साफ करे। तो फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग से इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है। तो डॉक्टर जावेद अकरम साहब, जो लोग रोजाना बाहर जा रहे हैं और फिर घरों में आते हैं, तो वो कौन सी ऐसी एहतियात करें कि उनके घर वाले एक तो उससे प्रिवेंट रहें, क्योंकि अब तो जो है विदाउट सिम्टम्स भी केसेस रिपोर्ट होना शुरू हुए, तो वो इंतहाई तशवीशनाक है जो लोग बाहर जा रहे होते हैं उनके लिए और उनकी फैमिलीज के लिए। देखें रमशा, विदाउट सिम्टम्स तो शुरू से हैं। 40% कोविड-19 के सफरर्स आर एसिम्टोमेटिक। 40% बहुत बड़ी तादाद है, और उनको खुद भी नहीं पता होता, उनके घर वालों को भी नहीं, ना वो डॉक्टर के पास जाते हैं, ना टेस्ट कराते हैं, लेकिन वो सबको आगे पास ऑन कर रहे होते हैं। और इसलिए यही तो है कि अभी क्योंकि हम टेस्टिंग नहीं कर रहे, तो हमें ये हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रखना पड़ेगा कि अनलेस प्रूवन अदरवाइज मेरे ड्राइवर को भी है, आपके कैमरामैन को भी है, सबको, तो मुझे इससे हाथ नहीं मिलाना, मुझे इससे ज़्यादा कुर्बत नहीं। इसने अपने जो स्विचेस को कैमरे में टच कर रहा है, मैंने दूसरे कैमरामैन ने उसको डिकंटेमिनेट करके फिर टच करना है। अभी देखें, हमने अपनी यूनिवर्सिटी में एक तजर्बा किया, हमने एक एंटीसेप्टिक टनल बनाई। वो एंटीसेप्टिक टनल का बहुत ही फ़ायदा हुआ हमें कि उसमें उसको हमने स्पेशली डिज़ाइन किया और उसमें हमने स्पेशल केमिकल डिज़ाइन किया, और वो बहुत अच्छा केमिकल डिज़ाइन किया जो इन्फ्लेमेबल भी नहीं है, आंखों को भी नहीं, स्किन को भी नहीं। अगर उससे में से गुजर के जाते हैं जिसमें आपको 10 मिनट लगते हैं, 10 सेकंड लगते हैं, तो सब्जियां भी उसी में से गुजारते हैं, वो भी सारा कुछ उसी में से गुजरता है, और एक ही दरवाज़ा हमने कर दिया है, तो उससे हमारा काफ़ी हद तक ये चीज़ें कंट्रोल में आई। तो ये हमें देखें बहुत सारी इनोवेशंस करनी पड़ेंगी। दूसरा ये है कि जैसे नोटों की बात की जावेद भाई ने, कि हमें ये पता है कि सलाइवा में भी ये, थूक में भी ये वायरस आ रही है, तो हम अक्सर थूक से गिन के नोट देते हैं, और पेपर पे ये कोई तकरीबन 12 से 14 घंटे वायरस सरवाइव करती है, मल्टीप्लाई नहीं करती, सरवाइव करती है। तो इसलिए वो नोट जब सर्कुलेशन में जाएंगे तो चांस है कि सबको हो जाए। तो इसलिए ये चीज़ें भी हमें, वो पानी का, वो पुराने ज़माने का वो जो स्पॉन्ज रखा होता था नोट गिनने के लिए, वो रख लें, या हम QR कोडिंग से पेमेंट शुरू कर दें। चाइना में यही किया उन्होंने। सब्ज़ी का मत रोज़ लेने जाएं। अब जो जहाँ से हम सब्ज़ी लेते हैं उनसे इतनी तो दोस्ती हो जाती है, उनको फ़ोन कर दें, ये सब्ज़ी मेरे घर के बाहर रख जाओ, मैं हफ्ते के बाद आपको पूरी पेमेंट कर दूँगा, या पहले पेमेंट कर दें। तो ये आपको अपने हालात के मुताबिक इनोवेट करना पड़ेगा कि कैसे मैं मिनिमाइज रिस्क कर सकूं, कि मुझे बाहर कम जाना पड़े, टेलीफोन टेक्नोलॉजी यूज़ करूं, चीज़ें घर पे आ जाएं, दलीज पे आ जाएं। नौकर अगर आपके घर 4 हैं तो 2 को छुट्टी दे दें, ख़ासकर एल्डरली को, क्योंकि एल्डरली में ये ज़्यादा मोर्टेलिटी भी है और ये सारा कुछ है। तो इसलिए देखें, जो हमारी अच्छी इक़दार थी
वो तो ये थी कि हम मस्जिद में जाते थे और इकट्ठे पढ़ते थे, अगर हमने वो सेक्रीफाइस कर दी तो ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें बिल्कुल ऐसे सही कह रहे हैं। अच्छी और बुरी बहुत सारी आदतें एकदम तब्दील करनी पड़ेंगी। ज़रा तब्दीली तो लानी पड़ेगी, क्योंकि अगर हमें इससे निपटना है तो हमें अपना थोड़ा सा लाइफस्टाइल इस वक्त चेंज करने की ज़रूरत है, और हमें ये भी देखना है कि हमारे जो इर्द गिर्द लोग हैं उनका ख्याल हम किस तरह से रख सकते हैं। सो डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें आपने बताया था कि डेली वेजेस को कैसे सपोर्ट किया जा सकता है, डेली वेजर्स को क्या जो है ना वो आप उस हवाले से कहते हैं, यहाँ पर भी शेयर कीजिएगा। अच्छा, मैं असल में विश करता था कि वो मैडम मुसर्रत चीमा जो मौजूद थी तो उस वक्त ये बात की जाती। देखिए, ये हुकूमत का जहां ये इकदाम बहुत ही काबिल सताइश है कि वो इतने सारे पैसे उन्होंने मुख्तस किए हैं और उन्होंने बड़ा जबरदस्त एक डेटाबेस बनाया है। मेरा ये मशवरा था कि इस डेटाबेस में एक कॉलम और ऐड कर लिया जाए जिसमें यह लिखा जाए कि जिसको पैसे दिए जा रहे हैं उसकी क्या स्किल है। फर्ज करें एक आदमी अनस्किल्ड वर्कर मजदूर है, एक आदमी वो मेमार का काम जानता है, एक जो है वो कारपेंटर है। उसके बाद हम मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व करें, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हमारी जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको, हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट को, और हमारे ये जो है सिविल ये जो सड़कें वगैरह बनाती है, इन सारे डिपार्टमेंट्स को करके छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाएं और ऐसा प्रोजेक्ट हो जो 10-15 दिन के अंदर मुकम्मल हो जाए। मसलन हमारे एक स्कूल के ऊपर काफी दिनों से पेंट नहीं हुआ, हमारे जो फुटपाथ हैं वो टूटे हुए हैं, किसी जगह पर हमने प्लांटेशन करनी है, तो हम ये पैसे जो 12-12 हजार रुपया दे रहे हैं, हम उस डेटाबेस की बुनियाद पर छोटे प्रोजेक्ट जिनको सोशल डिस्टेंसिंग के उसूल पर अमल करते हुए डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हों। ये डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, बड़ा अच्छा और ज़बरदस्त आइडिया है। तो डॉक्टर इकबाल साहब, ये आइडियाज़ बिल्कुल हम हुकूमत तक आपकी जो बात है, जो मैसेज है, ज़रूर पहुंचाएंगे, उनसे शेयर भी करेंगे। सो डॉक्टर इरफान साहब, आपका क्या कमेंट है, क्योंकि अब ये जो सूरत हाल है इसमें हमें एक तो निपटना कैसे है और फिर किस हद तक हमें अपने लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है ताकि हम इससे महफूज रह सकें। देखिए, एक तो ये समझ लें कि आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सोल्यूशन है, आपको किसी गवर्नमेंट के अदारे की ज़रूरत नहीं है अपने आप को, अपने घर वालों को इससे बचाने के लिए। अगर आप बाहर जाएं और अपना फेस को मास्क से कवर कर लें, तो गॉड फॉरबिड अगर बाहर कोई स्नीज कर रहा है विदाउट मास्क, तो आप एयर जोर से जो उसकी ट्रांसमिशन है उससे अपने आप को बचा सकती हैं। आप अपने हाथ को फ्रीक्वेंटली वॉश करें, आप अपने हाथ को सिर्फ सोप से भी 20 सेकंड वॉश करें तो वो भी इक्वली गुड है। घर आएँ तो कोशिश करें कि आप पहले अपने कपड़ों को चेंज करें और कपड़ों को डिटर्जेंट में डाल दें, तो वो भी एंटी वायरल रोल प्ले कर देता है। अगर आप खांसी कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि अपने टिश्यू पेपर का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको डस्टबिन में थ्रो करें रादर दैन कि उसको पॉकेट में रख लें, या अपनी एल्बो पे स्नीज या कफ करें। और जब आप घर में जा रहे हैं तो कोशिश करें कि जो एल्डरली पीपल हैं उनसे डिस्टेंस एक मेंटेन करके रखें। ये मेरी रिक्वेस्ट है। और कोशिश करें कि आपके जो बुज़ुर्ग हैं वो घर से बाहर ना जाएँ, और कोई उनकी रिक्वायरमेंट हो तो वो ही बंदा जिसको ज़रूरत है वो ही बाहर निकले। पुरहजूम जगह पे जाने से कोशिश करें कि वो अभी ना जाएं। घर को वेंटिलेट रखें, रूम की आपकी जो विंडोज़ हैं उसको ओपन रखें, सनलाइट का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। आप भी कोशिश करें कि एसीज़ को प्रेफरेबली कम यूज़ करें। बिल्कुल, मैक्सिमम एहतियात करें। जावेद इकबाल साहब, वेरी क्विकली आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं माफी चाहता हूँ, सिलसिला मुनक़ता हो गया था। मैं ये अर्ज कर रहा था कि हम उनको पैसे भीख के तौर पर ना दें ताकि उनकी इज्जत नफ्स मजरू ना हो, और बहुत सारे छोटे छोटे काम हम ये करवा सकते हैं अपने इस पैसे के जरिए से। इसका एक फायदा तो ये होगा कि हमारे पास एक जबरदस्त डेटाबेस बन जाएगा, और जब ये कोरोना की वबा खत्म भी हो जाएगी तो हमें मालूम होगा कि हमारे नौजवान लोगों में से कितने लोगों की क्या स्किल्स हैं। और दूसरी बात यह है कि जो बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इस पैसे के जरिए से हम कर सकते हैं, मसलन प्लांटेशन का जो हमारे वजीर आजम साहब का ख्वाब है, वो तो बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रख के किया जा सकता है। तो हम इस पैसे को इस तरीके से इस्तेमाल करें और इसको जस्ट भीख के तौर पर किसी की इज्जत नफ्स को मजरू करके ना दें। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये जो सजेशंस हैं इनके ऊपर यकीनी तौर पर दरामद करवाया जा सकता है, लेकिन भरपूर एहतियात के साथ। और जैसे कि आपने भी कहा कि भीख ना दें, उनकी मदद करें और उनको सोशली एस्टैब्लिश करने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। मुझे यहाँ पर ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। तो
तो लॉकडाउन की सूरत हाल में जहां छुट्टियां हो गई, स्कूल्स बंद हो गए, ट्यूशन्स बंद हो गए, जहां पर लोग कुरान पढ़ने जाते थे बच्चे वो भी बंद हो गए, तो माएँ क्या करें, शदीद परेशान हो गई कि आखिरकार बच्चों को अकेली क्या क्या करवाएं और फिर हाउस होल्ड भी उन्हें संभालना है। तो ऐसी सूरत हाल में किस तरह से टाइम को मैनेज किया जा सकता है और किस तरह से बच्चों को मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जा सकता है, आज हम उस पर बात करेंगे। कुछ आइडियाज़ आपसे शेयर करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आप इस टाइम को कैसे प्रोडक्टिव बना सकते हैं और अपनी बच्चों की एजुकेशन और हेल्थ और साथ साथ जो उनकी दीगर एक्टिविटीज़ हैं जिसमें खेल और दूसरी चीज़ें आ जाती हैं उस पर बात करेंगे कि कैसे आप उनको इस टाइम को मैनेज करें। सो हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। मुझे सानिया ज्वाइन कर रही हैं जो कि टॉडलर्स एक्टिविटी एक्सपर्ट हैं, एजुकेशन ब्लॉगर हैं, मॉन्टेसरी डायरेक्ट्रेस हैं और 6 महीने से लेकर 6 साल तक के बच्चों की ट्रेनिंग करवाती हैं। सो वेलकम टू द शो सानिया। और साथ साथ मेरे साथ खुबैब क़यानी मौजूद हैं जो कि मारूफ साइकोलॉजिस्ट हैं, आपको भी वेलकम करेंगे शो में। और साथ साथ उस्मान गुलजार साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तमाम मेहमानों की आमद का बहुत शुक्रिया। सो सबसे पहले सानिया, ये जो टर्म है मेरे लिए बड़ी न्यू है, एजुकेशन ब्लॉगर। और साथ साथ आप मॉन्टेसरी जो है ना वो ट्रेनर भी हैं, डायरेक्टर्स भी हैं। सो किस तरह से आप बच्चों को ट्रेन करती हैं और इस वक्त में चूंकि बच्चे घरों में बंद हैं, माएँ भी थोड़ा एग्जॉस्ट हो गई हैं कि उनको स्कूल का काम भी करवाना है, ऑनलाइन क्लासेस भी, फिर बाकी उनको सारी चीज़ें खुद करवानी पड़ रही हैं। रमशा, आपने बिल्कुल सही बात करी कि जो पेरेंट्स हैं अब एग्जॉस्ट हो चुके हैं बच्चों को, क्योंकि एक लिमिट तक आप रख सकते हैं बिजी। आपके पास पहले बहुत लिमिटेड टाइम होता था, कुछ आवर्स होते थे जिसमें आपको बच्चे को खाना भी खिलाना है, होमवर्क करवाना है और वो एक रूटीन सेट होती थी। सिंस अब कोई रूटीन नहीं है और बच्चों के पास फ्री टाइम ज़्यादा है तो एक्टिविटीज़ कम पड़ जाती हैं। पेरेंट्स के काम अभी इतने ही हैं, कह ले तो और ज़्यादा ही बढ़ गए हैं काम। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल। तो बच्चे जो हैं उन्हें अटेंशन भी चाहिए और उन्हें कुछ करना भी है और वो बाहर अपनी एनर्जी अब निकाल नहीं सकते हैं। तो इंडीड जो पेरेंट्स हैं फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। उसके लिए बेस्ट ये ही मैं आपको अभी सजेस्ट करूँगी कि ये जो टाइम है अगर हम प्रोडक्टिव तरीके से इस्तेमाल करें, वो चीज़ें जो हम बच्चे को बहुत टाइम से करवाना चाह रहे हैं उसकी लाइफ पे, जो उसको लॉन्ग टर्म में हेल्प कर सके। जैसे कि चाहे बच्चा 6 महीने का क्यों ना हो या उससे भी अर्ली, आप बच्चे को इंडिपेंडेंट होना सिखा सकते हैं। इंडिपेंडेंट होने के लिए आप उसको इनिशियली इंडिपेंडेंट प्ले इंट्रोड्यूस करवाएंगे। उसमें ये है कि बच्चा खुद से खेलना सीखे, अकेले खेलना सीखे ताकि आप पे डिपेंड कम हो। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे को सुपरविजन की ज़रूरत नहीं है, आपको बच्चे को सुपरवाइज करना है, देखते रहना है, आपकी नज़र में हो, लेकिन बच्चा खुद खेले। आपसे क्लिंगी नहीं होगा, उसे आएगा कि बोर्डम में वो किस तरह नई चीज़ें निकाले, उसकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। सिमिलरली अगर बच्चा थोड़ी बड़ी उम्र का है, फॉर एग्जांपल बड़ी उम्र कह ले 2 साल या ऐसी उम्र है जिसमें अब उसकी स्कूलिंग अब कुछ टाइम में स्टार्ट होने वाली है, पेरेंट्स क्या कर रहे हैं आजकल, जो मैं चीज़ देख रही हूँ पर्सनली, दे आर फोकसिंग ऑन बच्चे की राइटिंग और उसको अभी से प्रेशर कर रहे हैं कि उसे सारे साउंड्स आ जाए, उसे नंबर्स आ जाए, उसकी पढ़ाई पे वो डायरेक्टली फोकस करने लगे। दे डोंट अंडरस्टैंड कि सिर्फ वो ज़रूरी है, बिल्कुल है, लेकिन उस पर थ्रू आउट आपका स्कूल हेल्प करता है। जो चीज़ आप उसे इस वक्त घर में सिखा सकते हैं अपने सुपरविजन में, अपने पेरेंट्स दोनों साथ हैं उसके, तो वो आगे सिखाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि टाइम की आपके पास कमी होती है। तो अभी वो लोग क्या कर सकते हैं जो 2 साल या 2 साल से बड़े बच्चे उनके साथ? जी, आप उनको इस वक्त इंडिपेंडेंट होना सिखा सकते हैं, चाहे एक सिंपल सी चीज़ कि शर्ट की बटन्स खोलना या बंद करना। उससे क्या होगा, ये एक एक्टिविटी है जो हमें मॉन्टेसरी में बताई है और उसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, अनजिप करना, बटन खोलना। इससे बच्चा इंडिपेंडेंट होना सीखता है। ये आप उससे सिर्फ सिखा रहे हैं, 1-2 बार सिखाइए, फिर बच्चा खुद इंटरेस्ट लेगा, वो कपड़े चेंज खुद करेगा। इसी तरह अगर आप अपने बच्चे को बहुत टाइम से प्लान करने, टॉयलेट ट्रेन कराना है, डू इट। और उसके अलावा कॉट ट्रेनिंग हो गई, तो ये सब टाइम है जिसमें आप तो आपसे अभी और भी बात करेंगे कि कौन कौन सी ट्रेनिंग इस वक्त हमें करानी है प्रैक्टिकली, ताकि जो हमारे साथ हमारी माएँ हमें रोजाना देख रही होती हैं तो उनको बहुत सारे आइडियाज मिल जाए सानिया से आज, तो हम आपको होने का यहाँ पर फायदा उठा सकें। सो खुबैब, एक और जो चीज़ हो रही है वो ये हो रही है कि बहुत ज़्यादा ना साइकोलॉजिकल प्रेशर बच्चों के ऊपर बढ़ गया है, क्योंकि एक तो स्कूल नहीं जा रहे, घरों से बाहर खेलने भी नहीं जाने दिया जा रहा है और सारी एक्टिविटीज़ घरों में हो रही हैं। सो एक वो जो है ना कि फ्रस्ट्रेशन लेवल वो बच्चों के अंदर भी होता है कि बस हमें निकलने दिया जाए, क्योंकि बच्चे ज़रा ज़्यादा आउटगोइंग होते हैं। बिल्कुल ऐसा है जी। और मेरा ख्याल है कि इस सारी सिचुएशन पे बात करते हुए बहुत सारी जगहों पे जो मीडिया के ऊपर बातचीत हो रही है,
वो ये हो रही है कि चैलेंजेस क्या क्या राइज हुए हैं। मुझे लगता है कि चैलेंजेस के साथ साथ हमें अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर भी बात करनी चाहिए, और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं इसके अंदर। और अपॉर्चुनिटीज़ में अगर देखा जाए तो सबसे अहम अपॉर्चुनिटी जो हमारे सामने आई है सारे सिनेरियो में, वो ये है कि हम बतौर फैमिली और बच्चों को शामिल करके हम बतौर फैमिली अपने कम्युनिकेशन का और अपनी टीम वर्क का या एक टीम स्पिरिट का जो मेंटेनेंस है वो कर पाएँ इस सारे वक्त के दौरान में, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चों के ऊपर जो आप कह रही हैं घर के अंदर प्रेशर है, उस प्रेशर से डील करने का बेहतरीन तरीका ये है कि अ बिट ऑफ रूटीन एंड अ बिट ऑफ नोवेलिटी। आप रोज़ाना कुछ रूटीन की एक्टिविटीज़ उनको करवाएं, और रोज़ाना ये एक मुश्किल काम है पेरेंट्स के लिए कि रोज़ाना कुछ नई एक्टिविटीज़ ढूंढना, लेकिन उनको रोज़ाना आप कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ नहीं करवाएं। वो क्या हो सकती हैं? मेरे ख्याल में आजकल आप अपने बच्चे को बेहतरीन अंदाज में जानने के लिए जो एक बेहतरीन एक्टिविटी कर सकते हैं वो ये कि आप अपने बच्चे से कहें कि वो एक छोटा सा आर्टिकल लिखे अपने बारे में, या एक वीडियो प्रोड्यूस करे जिसका टाइटल हो, उन्वान हो कि मुझसे मिलिए या मीट मी, और उसमें वो बताए कि वो कौन है, वो अभी तक क्या कर चुका है लाइफ में, आपकी बच्ची क्या कर चुकी है, वो क्या करना चाहती है, उसकी क्या एस्पिरेशंस हैं, कहाँ पे आपके बच्चे या बच्ची को फील हुआ कि शी इज़ वेल अंडरस्टूड, और कहाँ पे वो समझती है कि उसको मज़ीद समझने की कोशिश की जानी चाहिए। तो इस तरह की एक्टिविटी करवा सकते हैं। उसके बाद मुझे लगता है कि इसके अंदर एक और ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी ये है कि आप अपने घर के अंदर अपने बच्चों को इंडिविजुअली जानने का मौका आपके पास एक छोटे से इन्वायरमेंट के अंदर ही आपके बच्चे मौजूद हैं, और अगर आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा है, आपका मुशाहिदा बहुत अच्छा है, तो आप अपने बच्चों को बेहतरीन अंदाज में आजकल जान सकते हैं कि किस बच्चे की क्या स्ट्रेंथ्स हैं। इसके साथ साथ आपको अपने घर के अंदर अपने घर के में लीडरशिप की एक दूसरी लेयर को असेस करने का भी मौका मिला है कि कौन सा बच्चा ऐसा है जो किस घर के अंदर होने वाले कामों में मुख्तलिफ फील्ड्स होती हैं, घर के अंदर भी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, कौन से बच्चे को किस डिपार्टमेंट की लीडरशिप दी जा सकती है। एक एक्टिविटी ये भी हो सकती है कि आप बच्चों से कहें कि जी हमें सारे कमरों को जो घर के अंदर जो हैं इनको रीडिज़ाइन करना है, और हर बच्चा जो है उसको एक एक कमरा असाइन कर दीजिए। उस संगे कि आप अपने मेंटल एक इमेज बनाएं कि किस तरीके से आप इस कमरे को रीडिज़ाइन करेंगे। तो बहुत सारी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन पेरेंट्स के लिए मैं इस बात को मानता हूँ कि चैलेंजिंग है कि छोटी सी जगह के ऊपर आप बच्चों को किस तरीके से रोज़ाना नई एक्टिविटीज़ लेके आएँ। तो बेहतर है कि जो साइकोलॉजिकल स्पेस है बच्चे की उसके अंदर जाया जाए, क्योंकि फिजिकली आप बहुत लिमिटेड हैं। अगर आप साइकोलॉजिकली सारी चीज़ को अप्रोच करने की कोशिश करेंगे तो देयर इज़ अ लॉट जो कि आप कर सकते हैं, जिसको करने की ज़रूरत है, और जिसको करने के लिए कुदरत ने शायद हमें ये मौका दिए। जी बिल्कुल। तो उस्मान गुलजारी साहब, इस वक्त कौन कौन सी अच्छी हैबिट्स हैं या किस तरह से बच्चों के अंदर जो हम कहते हैं ना कि उनकी तरबियत पे काम किया जा सकता है, किन चीज़ों पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है जो वालिदैन हैं? जी, अगर हम इसका गोल रखें तो आई वुड से कि कॉन्फिडेंस, काफी लोग कहते हैं कि अगर आपने अपने बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर दिया तो शायद आपको कुछ और देने की उसको जरूरत ना हो। कॉन्फिडेंस हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं? इस वक्त मैं एक एक्टिविटी जो मैं खुद करता हूँ अपनी बेटी के साथ, और माशाल्लाह उससे कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा राइज हुआ उसकी वजह से, वो एक्टिविटी है, इसको हम ना क्या करते हैं कि उसको एक टॉपिक देते हैं और बच्ची को कहते हैं भाई अब आप खड़ी हो और मैं आपको टॉपिक देता हूँ और आपने उस पर बोलना है, फिल बदी बोलना है। तो वो 30 सेकंड या 1 मिनट जो है वो बोलेगी उस टॉपिक पे। मिसाल के तौर पे सनशाइन टॉपिक दे दिया जाए, दुनिया टॉपिक दे दी जाए, प्लैनेट्स टॉपिक दे दिया जाए, एनीथिंग। फिर उसके बाद वो बच्चा आपको टॉपिक देता है, फिर आप भी बोलते हैं, फिर आपकी जो साथ में अगर 2-3 बहन भाई हैं तो वो सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो मैं पिछले 2-3 सालों से जो है। एज क्या है, किस एज पे हम ये प्रैक्टिस कर सकते हैं? ये स्पेशली 5 साल से ऊपर की एज, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। 5 ईयर से अबव जो है वो आइडियल वो है कि उस वक्त के साथ एज किया जाए। बट मेरी 2 बेटियां हैं, एक मेरी 8 साल की बेटी है और एक मेरी 3 साल की बेटी है। तो जो छोटी 3 साल की बेटी है उसके साथ भी जब वो मैं अपनी बड़ी बेटी के साथ खेल रहा होता हूँ तो वो भी बड़े शौक से आती है और कहती है जी मैंने भी हिस्सा लेना है, और वो भी कर रही होती है। तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द थिंग्स। और ये एक क्लब है टोस्ट मास्टर्स के नाम से, तो वहां से मैंने ये एक्टिविटी जो है पिक की, और ये पूरी दुनिया में जो है क्लब्स हैं उसके। तो आई वुड से कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जिसमें हम बच्चे की जो है क्रिएटिविटी बिल्ड कर सकते हैं। दूसरी तरीके की एक्टिविटी एक ये भी हो सकती है कि हम बच्चे को टॉपिक दें और हम उससे कहें कि इस पे कोई स्टोरी लिख दें, फॉरेन है और कोई इंटरेस्टिंग सा कोई टॉपिक देखे उसी वक्त वो लिखे। तो दिस इज काइंड ऑफ अ क्रिएटिविटी उसकी जो है वो जो है निखार के सामने लाने का बड़ा अच्छा वक्त है। उसके तरह की एक्टिविटीज हो सकती है। कसौटी एक गेम आता था तो वो भी मैंने अपनी बेटी के साथ खेला है कि मैं कहता हूँ अपने खानदान में किसी का नाम सोच लें और फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, बट यू डोंट हैव टू टेल मी द नेम एग्जैक्टली। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी कैन डू। ये मैंने 3 आपके साथ जिस तरह से सजेस्ट की है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे
आप और कौन सी एक्टिविटीज़ जो है वो चाहेंगी कि ज़रूर शेयर करें? और जैसे कि बड़ों के लिए कुछ आपने बताया, तो छोटे बच्चों के लिए जो खास तौर पे टॉडलर्स हैं या जैसे 6 मंथ के ऊपर आप 3 साल तक बहुत काम करती हैं। बिल्कुल। वैसे तो मेरी ट्रेनिंग जो है मोंटेसरी वो 6 मंथ से लेकर 6 इयर्स तक के लिए है, पर सिंस मेरा एक्सपीरियंस जो है वो प्री स्कूलर्स जो प्री नर्सरी स्टूडेंट्स उनके साथ ज़्यादा है, तो मुझे उनकी साइकोलॉजी ज़्यादा बेहतर समझ आती है क्योंकि उनके साथ टाइम हमने ज़्यादा स्पेंड करा है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि इनिशियली आप अगर चाह रहे हैं, फाइन मोटर स्किल्स जो होते हैं बच्चे की फिंगर्स पे कंट्रोल होता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसके लिए आपको शुरू से ही उसको इनडायरेक्ट तरीके से एक्टिविटीज़ देनी होती हैं कि फिर वो इवेंचुअली उसके फिंगर पे कंट्रोल स्ट्रॉन्ग हो जाए और उससे जब आप पेंसिल दें तो उससे ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हो पकड़ने में। फॉर एग्जांपल जब मेरी बेटी शी वाज हार्डली 9 मंथ्स ओल्ड आई बिलीव, तो मैंने उससे ये सारी एक्टिविटीज़ जो थी करवाना शुरू कर दी थी। एक सिंपल एक्टिविटी, एक बास्केट लें और उसमें पैग्स लगवाएं अपने बच्चे से। तो इसमें आपकी देखिए ये 3 फिंगर्स इन्वॉल्व हो रही हैं एंड दीज 3 यू वुड नीड जब आपको पेंसिल पकड़नी होगी। तो इसी तरह बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, जिस तरह मैंने बताया बटन लगाना, उसमें आपकी फिंगर्स इन्वॉल्व हो रही हैं। बहुत सिंपल एक्टिविटीज़ है, जैसे बलून आपने एक बच्चे को दिया और आपने उसे पेन दे दिया, दोज मार्कर्स, बोर्ड मार्कर्स, और बच्चा उस पर स्क्रिबल कर रहा है, ड्रॉ कर रहा है, वट एवर, तो उसको बच्चे को कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि आई कैन होल्ड इट, आई कैन डू थिंग्स। एक सिंपल एक्टिविटीज़ आप अपने बच्चे से ऑरेंज पील करवाएं, उससे मटर छिलवाएं, उसको अगर आप घर के कामों में भी इन्वॉल्व रखें, उसके सर्वाइविंग स्किल्स पे काम करें। बहुत छोटी उम्र से ये सब स्टार्ट हो सकता है। उसकी पर्सनल हाइजीन का बताएं, बच्चे को टूथब्रश करना जैसे हो गया सिखाएं इनिशियली। तो इन सब में बच्चे की फिंगर्स इन्वॉल्व हो रही हैं जो कि उसको इनडायरेक्ट तैयार कर रही हैं आगे स्टेज के लिए, जब उसे पेंसिल होल्ड करनी पड़ जाएगी तो उसमें फिर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो व्हेन शी वाज 9 मंथ्स आई स्टार्टेड डूइंग ऑल दीज एक्टिविटीज़ एंड नाउ शी इज़ आई बिलीव 25 मंथ्स, और मैंने उससे 19 मंथ्स में जब पेंसिल दी तो उसने बिल्कुल परफेक्टली होल्ड करी। सही। और उसको जब मैंने शेप्स बताई, आई स्टार्टेड विद सर्कल एंड शी वाज एबल टू ड्रॉ इट। हालांकि मैंने उससे पहले कभी कोई प्रैक्टिस नहीं करी थी ये चीज़, तो उससे मुझे हुआ कि वाकई दिस थिंग वर्क्स, क्योंकि हम बच्चे से शुरू से काम करेंगे तो ही उसको आगे जाके हम हेल्प कर सकते हैं। ये जो टाइम है, अगर पेरेंट्स घर में है तो बच्चे के साथ बॉन्ड करें। ज़्यादातर इतने छोटे बच्चों को ना बस ये सिखाया जाता है, आईज, नोज, लिप्स, फेस, हेड, और जो ना फिंगर्स सिखा दी जाती हैं, फिंगर नेम बता जाते हैं, रेड ब्लू कलर्स नेम सिखा दी जाते हैं। सो इज दैट वर्किंग फॉर देम, या जो ना इससे हमें बियॉन्ड जाना है, या जैसे आप कह रही मोटर स्किल्स पे काम करें या कॉन्फिडेंस पे, जैसे कि अभी उन्होंने कहा उस्मान साहब ने? जी देखें, आप सिखा रहे हैं, हमें क्या होता है, हम पाकिस्तानी पेरेंट्स को, देसी पेरेंट्स को, हमें बहुत अच्छा लगता है हमारे बच्चे को सारे कलर्स और साउंड्स वगैरह आ रहे हों, हमें क्योंकि उसे खाला के बच्चे से कंपेयर करना होता है। दिस इज व्हाट वी डू कि उस बच्चे को आते है तो हमारे बच्चे को जल्दी जल्दी बहुत सारी चीज़ें आ जाए। इसमें क्या होता है कि हम उसके वर्बल स्किल्स पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। इट इज़ ओके आई बिलीव, बट दिस इज समथिंग जो कि स्कूल में भी पढ़ाया जाएगा। आप उसे वो करवाएं जो कि स्कूल में नहीं सिखाया जाएगा। जैसे अपने साथ आप उसे कपकेक्स बनाना सिखाएं, उसका कुछ नहीं तो उसको उसका ब्रेकफास्ट बनाना सिखाएं बच्चे को। खवातीन तो फौरन घर किचन से बच्चों को बाहर भगा देती हैं। बिल्कुल, हमारे साथ यही होता है कि चूल्हा गर्म है, आप बाहर जाइए। तो ऐसा नहीं है, बच्चे के दिल में खौफ नहीं डालें, कुछ नहीं तो उसको बटर लगाना सिखाएं ब्रेड पे। ये सारी इनडायरेक्ट एक्सरसाइजेस है जिससे आप उस बच्चे को कंट्रोल सिखा रहे हैं उसके स्किल्स पे, और वो इंडिपेंडेंट भी होगा, जैसे कि आपने शुरू में बात की थी। तो खुबैब, जब हम बात ये कर रहे हैं कि बच्चों को और इस वक्त वालिदैन को किस तरह के बिहेवियर्स घर में रखने की जरूरत है, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्ट में ही कहा था कि फ्रस्ट्रेशन थोड़ी बढ़ रही है, लॉकडाउन है, घरों से बाहर नहीं जा रहे, वो घरों तक एक्टिविटी महदूद है, तो थोड़ा गुस्सा, चिड़चिड़ापन बच्चों में भी बढ़ रहा है, बड़ों में भी बढ़ रहा है। बिल्कुल बढ़ रहा है, और इसमें जब हम बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि इसमें इस चीज़ का जिक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो कुछ भी पेरेंट्स एक नए सिनेरियो से डील कर रहे हैं, इसमें अगर आप सारा बोझ माँ के ऊपर डाल देंगे तो वो जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएंगी और जल्दी परेशान हो जाएंगी, और उसका असर फिर बच्चों के ऊपर भी आएगा और जो शौहर साहब हैं या बाप साहब हैं उनके ऊपर भी आएगा। तो बेहतर ये है कि इसको पेरेंट्स एज अ टीम जो है इस सारे सिनेरियो को अप्रोच करें, और इसके अंदर एक और जो हेल्प उनको मिल सकती है वो ये है कि अगर कोई बड़ा बच्चा है या बड़ी बच्ची है घर के अंदर जो कि उम्र में थोड़े से ज़्यादा मैच्योर हैं, उनको आप अपनी टीम के अंदर शामिल कर सकते हैं। तो आप बारी बारी बच्चों को जो छोटी उम्र के हैं उनको आप अटेंड कर सकते हैं। तो बच्चों के अंदर भी फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है इसके सारे के सिनेरियो के अंदर,
लेकिन बच्चों के साथ मैंने जैसे पहले जिक्र किया कि अगर आप उनको फिजिकली तो शायद वो महदूद हैं, लेकिन साइकोलॉजिकली वो महदूद नहीं हैं। साइकोलॉजिकली बच्चों का इमेजिनेशन ऑलरेडी वो ब्लेस्ड होते हैं, उनका इमेजिनेशन बहुत ज़बरदस्त होता है। तो अगर आप उनके इमेजिनेशन को, जितना उनका इमेजिनेशन होता है उसके आप 50% पे भी जाके अगर आप उनको अपने घर के अंदर फैसिलिटेट करने में कामयाब हो गए तो बच्चे अपने लिए कोई ना कोई एक्टिविटी ढूंढ लेंगे। मेक श्योर कि वो स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा ना गुजारें, क्योंकि ये एक हैबिट के तौर पे डेवलप हो जाता है बाद में। वो बुक्स पढ़ें, वो ड्राइंग्स करें, वो कोई भी और काम कर सकते हैं। कोई भी, जिस तरीके मैंने पहले जिक्र किया कि आप उनको घर के अंदर छोटी छोटी मेंटल एक्सरसाइज दे सकते हैं एक कमरे को डिज़ाइन करने की, या आप कह सकते हैं कि घर का एक बच्चा जो है वो डीक्लटर करना है किसी कमरे को, हमें देखना है कि क्या चीज़ें फालतू हैं, तो देखेंगे सबसे अच्छा कौन करेगा। तो जब इस तरह की चीज़ें आप करते हैं तो घर के अंदर एक बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट डेवलप होता है, सारे बच्चे लगते हैं, उनको लगता है कि हम सारे इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, और एक टीम स्पिरिट भी डेवलप होती है। तो पॉजिटिव चीज़ें भी साथ साथ हो रही हों तो फिर वो जो नेगेटिव चीज़ें हैं कुछ, उनका इम्पैक्ट कुछ कम हो जाएगा। लेकिन अगर हमने सिर्फ नेगेटिव चीज़ें रखी या जिम्मेदारी सारी की सारी किसी एक फ़र्द के ऊपर डाल दी, किसी एक पेरेंट के ऊपर डाल दी, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा उस पेरेंट के लिए सारे सिनेरियो से डील करना। बिल्कुल ऐसा ही है। सो उस्मान गुलजार साहब, अभी जैसे खुबैब साहब ने बात की है कि स्क्रीन टाइम की बात, तो इस वक्त हम जान छुड़ाने के लिए सबसे इजी काम ये होता है कि आप मोबाइल पकड़ाएं बच्चे को। बच्चे भी उसमें बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं और उनका वक्त भी निकल जाता है और खामोश भी रहते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये बड़ा ईजी गोइंग प्रैक्टिस होती है हमारे यहाँ पेरेंट्स की कि बच्चों को मोबाइल दे दिया जाए। और फिर जैसे खुद भी जो कर रहे हैं घर के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी इतना नेटफ्लिक्स और चीज़ें इंटरनेट पर देख रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, तो जो आप करेंगे बच्चे भी वही अडॉप्ट करेंगे। ये स्क्रीन टाइम जो बढ़ता जा रहा है इस वक्त इस लॉकडाउन में, ये किस हद तक नुकसानदेह हो सकता है बच्चों के लिए भी और इवन बड़ों के लिए भी? जी देखें, जब भी हम बच्चों के साथ डील कर रहे होते हैं ना, हमें यहाँ पे देखना है कि देयर आर ऑलवेज टू अप्रोचेस। एक शॉर्ट टर्म अप्रोच होती है जिससे हमें फौरन फायदा हो जाता है, और एक लॉन्ग टर्म अप्रोच होती है जिससे थोड़ी सी दिक्कत जरूर होती है, मगर हमें पता है कि बच्चे के लिए आगे के लिए बहुत अच्छा है। वो एक कोटेशन भी है ना कि इफ एन एग इज ब्रोकन फ्रॉम आउटसाइड फोर्स लाइफ एंड्स, बट व्हेन इट इज ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड लाइफ बिगिंस। अच्छा, अब जिस तरह से स्क्रीन टाइम की हम बात कर रहे हैं कि बच्चा के सामने बैठा दिया है, वो घंटों वो बैठा हुआ है और माँ बाप भी खुश हैं, चलो जी बच्चा अपने उससे मौजूद है। जब मेरे बच्चों की या मैं उनकी बात करूं तो हमने एक रूल रखा हुआ था कि 1 घंटे से ज्यादा जो है वो बच्चे नहीं करेंगे स्क्रीन टाइम। मतलब वीकेंड्स में खाली ये होता है कि सिर्फ 90 मिनट्स का आपने टाइम दिया, मगर उससे ज्यादा वो नहीं। और अगर वो किसी तरह से एक दिन अगर ज्यादा कर रहे हैं तो फिर अगले दिन उससे माइनस होगा। तो यू हैव टू पुट सम बाउंड्रीज। अगर बाउंड्रीज नहीं रखेंगे और आपने ऐसे ही खुला छोड़ दिया तो फिर जो है वो टाइम कंज्यूम होता रहेगा। बच्चों को पता भी नहीं चलता कि जी, वो समझते हैं कि जी अभी तो हमने शुरू किया था कार्टून, हमने तो उसे बहुत थोड़ी देर देखी है, पर जब तक वो टाइम को आप मेजर नहीं करेंगे तब तक उसको सही मैनेज नहीं कर सकेंगे। तो ये एक चीज है। दूसरी चीज, हमें पेरेंट्स को यहाँ पे ये समझनी है कि इतनी जल्दी हमने अपना कंट्रोल लूज नहीं करना। यहाँ पे एक चीज का बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि बच्चे जो है ना, हम एकदम से जब उनसे गुफ्तगू कर रहे होते हैं हम गुस्से में आ जाते हैं। और यहाँ पे एक चीज मैं कहूंगा कि पेरेंट्स को थोड़ा सा मुश्किल, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई बीन अप्लाइंग इट, और मैंने भी किसी से सीखा था ये कि कभी भी बच्चे पे जो है ना आपने मारना नहीं है। बच्चे जब आप ये उसूल रख लेते हैं कि मैंने मारना नहीं है, मैंने झड़कना नहीं है, तो फिर आप उसकी तरबियत जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। तो फिर आप ये शॉर्ट टर्म प्लेजर्स या शॉर्ट टर्म सोल्यूशन की तरफ सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। स्क्रीन टाइम है, अब वालिदैन ये भी कहते हैं कि भाई अब उसको दुनिया से दूर तो नहीं रख सकते, सारे बच्चे देख रहे हैं तो हमें इसको भी देना है। तो एक तो ये किस तरह से मैनेज हो सकता है, और जो बच्चे घंटों लगे रहते हैं 6 मंथ से लेकर और ये 6 साल तक के बच्चे तो कुछ ज्यादा ही बिजी रहते हैं जी। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी हमारी गलती है कि हम बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन बहुत इजीली दे देते हैं। व्हाट आई सजेस्ट, मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चे को मोबाइल फोन इंट्रोड्यूस कराया जाए, जरूर करवाया जाए, लेकिन उसे बताया जाए उसका असली मकसद क्या है। आप बच्चे से स्काइप एंड वीडियो कॉल्स वगैरह करवाएं उसके घर वालों को। बच्चे इंटरेस्ट दिखाते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि हमारे आसपास के सब लोग तो मोबाइल फोन लेके बैठे हुए, इसमें जरूर कुछ खास होगा, तो उनका इंटरेस्ट डेवलप होने लग जाता है। आप उन्हें मोबाइल फोन दें, लेकिन व्हाट आई पर्सनली डू, जब भी कोई बच्चा मुझसे फोन मांगता था मैं उसे वीडियो कॉल लगा के दे देती थी, किसी खानदान वाले के साथ भी, चाहे वो कोई बच्चा हो खानदान का, चाहे वो साथ रूम में बैठी उसकी खाला या फुप्पो हो, कोई भी हो, मैं वीडियो कॉल लगा देती थी। तो बच्चा वीडियो कॉल करता है, वो अपनी खाला फुप्पो किसी से भी थोड़ी देर कनेक्ट होता है, they lose interest and they eventually give you back your phone.
तो ये ट्रिक जो है बहुत ही इफेक्टिव है, आप लोग सब ट्राई करें, आई वुड सजेस्ट। इससे अक्सर माँ ये भी कहती हैं कि इस पे इतना कुछ मौजूद है ऑलरेडी, तो उसमें वो उनकी लर्निंग भी बहुत ज्यादा हो जाती है, जैसे बहुत सारी चीजें बच्चे वीडियो से सीख जाते हैं। बिल्कुल, आप बच्चे को दिखाओगे कि मोबाइल फोन में ये है, तो ओनली देन ही वुड डिस्कवर। ठीक है, आपके पास अब है स्मार्ट टीवीज, आपके पास है यूएसबीज, आपको क्या करना है, आपके पास लैपटॉप है, जस्ट कनेक्ट जो पर्टिकुलर प्रोग्राम आपको दिखाना है वो कनेक्ट करें, टीवी पे कनेक्ट करें, उसको बिल्कुल ख़त्म करना किसी भी चीज़ का खतरनाक है, हर चीज़ को लिमिट में दें। तो जो एग्जांपल आपने आज कोई इंट्रोड्यूस करवाई है बच्चे को, कोई पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट इंट्रोड्यूस करवाया है, तो उस अल्फ़ाबेट से या उस वोकैबुलरी से रिलेटेड प्रोग्राम आप उसको दिखाएं, टीवी पे ज़रूर दिखाएं, ताकि उसका इंटरेस्ट डेवलप हो। इससे उसकी नॉलेज भी बढ़ेगी, आपको थोड़ा अगर मी टाइम चाहिए वो भी मिल जाएगा। मीनवाइल आप अपने बच्चे को कुछ ऐसा सिखा रहे हैं जो आपको दिख रहा है कि आप उसका टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सही। तो खुबैब, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि बच्चों की जो शरारतें हैं घर में रहते हुए, उसको बर्दाश्त करना भी एक बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाएं, तो इसमें जैसे कि उस्मान ने भी कहा कि बच्चों पे कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मारना नहीं है। बहुत सारे वालिदैन मारना पीटना शुरू कर देते हैं, तो वो भी बच्चों के लिए शदीद नुकसानदेह होता है। बिल्कुल जी, सारे बच्चे जो हैं वो हमारे यहाँ पेरेंटिंग का एक बड़ा मसला जो मुख्तलिफ सेशंस के दौरान में हमें नज़र आता है, वो ये है कि पेरेंट्स सारे बच्चों के लिए एक ही पेरेंटिंग अप्रोच जो कि हम सदियों से चलाते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं कि बड़े कैसे करते हैं, वही हम लागू करने की कोशिश करते हैं। और अगर कुछ जनरेशन पूरी हिस्ट्री में इंसानी में थी जिसके ऊपर एक ही पेरेंटिंग अप्रोच को लागू नहीं करना था, तो वो बिल्कुल आजकल की जनरेशन्स हैं जो कि टेक्नोलॉजी के साथ बड़ी हो रही हैं, जिनको बड़ी जल्दी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं। तो आपके पास सिवाय इसके और कोई रास्ता नहीं बचता कि आप अपने बच्चों को छोटी उम्र में ही असेस करना शुरू करें, उनका मुशाहिदा करना शुरू करें कि वो किस तरह की अप्रोच रखते हैं, क्या वीक पॉइंट्स हैं उनके, क्या उनके स्ट्रेंथ्स हैं, और उनके वीक पॉइंट्स को आपको कैसे हैंडल करना है। अपने पार्टनर के साथ, अपने बेगम साहबा या अपने शौहर साहब के साथ बैठ के आप इसको डिस्कस करें कि तमाम बच्चों की स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं और कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हमें मुश्किलात पेश आ सकती हैं इस बच्चे या बच्ची से डील करते हुए, और जब भी हमारे सामने ये आएंगी तो हम उनसे किस तरीके से डील करेंगे। तो स्ट्रेटजीज़ आपको एंटिसिपेट करना पड़ेगा बच्चों को, बच्चों की ग्रोथ को और उनके चैलेंजेस को जो कि वो आपके सामने पोज कर सकते हैं। तो जब तक आप एंटिसिपेट नहीं करते बतौर टीम इसको, तब तक आप जो है वो एक ख़तरनाक जोन में है और आपके बच्चे भी एक ख़तरनाक जोन में हैं। किसी भी वक्त जो है वो गुस्से वाला हो सकता है, मामला हो सकता है, और बच्चे भी अपना कंट्रोल खो सकते हैं। और आजकल के दिनों में तो पेरेंट्स को अपना कंट्रोल खोने में कोई बहुत ज़्यादा देर नहीं लग रही है। और यहाँ पे एक बात मैं बड़ी ज़रूरी करना चाहूँगा, पेरेंट्स अगर आजकल के दिनों में बाज़ औक़ात अपना कंट्रोल खो भी देते हैं तो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती करने की ज़रूरत नहीं है। पहले से आपस में तय कर लीजिए कि अगर एक का कंट्रोल किसी वजह से ज़्यादा ऊपर बाहर जा रहा है, आप कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं वो, तो दूसरा पार्टनर जो है वो थोड़ा सा वहाँ पे अच्छा प्ले करेगा। वो गुड कॉप और बैड कॉप जो है वो घर के अंदर प्ले करेंगे, तो आप इस सिचुएशन से, जो एक नई सिचुएशन है, बिल्कुल नई सिचुएशन है इंसानों के लिए इस वक्त, इससे आप बेहतर डील कर पाएंगे। ठीक, सही। तो उस्मान साहब, ये जो बात हुई है कि अभी एक तो कंट्रोल वाली बात, और फिर दूसरी बात ये कि पेरेंट्स को खुद अपनी ट्रेनिंग करनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आपने भी अपनी गुफ्तगू में बारहा कहा कि हमने देखा, हमने फाइंड आउट किया, हमने डिस्कवर किया कि हमें क्या एक्टिविटी करवानी चाहिए क्या। तो वालिदैन को ये नहीं समझना कि हमें जो सब कुछ आता है, आइडेंटिफाई करें, कोशिश करें कि अपने आप को कैसे ग्रूम करें एज अ पेरेंट। जी, देखिए इसमें अभी जो बात भी चल रही है ना कंट्रोल के हवाले से, तो मैं यहाँ पे एक उसूल शेयर करूंगा जिससे बड़ा फायदा होगा पेरेंट्स को, कि इट्स ओके, समझे कि बच्चों पे गुस्सा आना ना ये नेचर है। अगर मैं कहूँ गुस्सा ना करें तो ये बेकार बात होगी, हम इंसान हैं और हमें गुस्सा आ जाता है। अच्छा, आप समझने की बात ये कि एक वर्ड होता है रिएक्शन, एक वर्ड होता है रिस्पॉन्ड। तो हमें रिस्पॉन्ड करना है, रिस्पॉन्स देना है, बजाय से कि हम रिएक्शन करें। अच्छा, अपने रिएक्शन क्या होता है कि फौरी रद्द अमल, जैसे बच्चा कुछ शरारत करे तो हमारा दिल करे कि फौरन लगा दें उसको, तो ये रिएक्शन हो जाएगा। अच्छा, रिस्पॉन्स करना क्या होगा कि आप जो है कम से कम 12 सेकंड, इसको कहते हैं कि रूल ऑफ 12 सेकंड्स, कम से कम 12 सेकंड जो है आप रुकें और उसके बाद अपना जो है जो भी आपने रद्द अमल दिखाना है तो उस वक्त दिखाएं। मैं आपके साथ एक छोटा सा वाकया शेयर करूं अपनी छोटी बेटी के। तो अमल आदिया मेरी छोटी बेटी है, 3 साल की, तो मैं उसके साथ पॉपकॉर्न खा रहा था। तो क्या हुआ कि उसने एकदम से हाथ मारा और सारे पॉपकॉर्न जो है ना उड़ा दिया हवा में। तो अब मुझे एकदम से बड़ा गुस्सा आया और मेरा दिल करा कि भाई मैं उसको जोड़ूंगा, मैं कहूंगा ये तुमने क्या किया है। मगर वही 10-12 सेकंड मैंने अपने आप को जो है वो संभाला और उसके बाद मैंने उसे बोला कि बेटा अब आपने जो गिराए हैं पॉपकॉर्न इन सबको उठाएं। तो आगे से कहती है कि जी बाबा उठाएंगे। तो मुझे और गुस्सा आया
तो उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ी देर और जब मैंने सब्र किया तो उसके बाद मैंने उनके साथ ही कहा, मेरे बेटी को बोला, मैंने कहा अच्छा अब देखते हैं कि ज्यादा पॉपकॉर्न कौन उठा के रखता है। तो जैसे ही मैंने ये बोला तो उसके बाद जो है वो कहती है कि जी मैं उठाऊंगी, मैं जीतूंगी। सो व्हाट हैपेंस कि कभी कभी जो है ना, जब आप कंट्रोल अपने आप पे कर जाते हो, जब आप रिस्पॉन्ड करते हो, तो आपके जहन में पॉसिबिलिटीज मुमकिनात ज्यादा आ जाते हैं और आप अच्छा नताइज निकाल लेते हो, बजाय इसके कि आप एकदम से रिएक्शन की तरफ जाओ और उसके बाद बच्चा भी रो रहा होगा, आपका भी मूड खराब हो और ओवरऑल जो है उसका कोई फायदा नहीं है। और जैसे कि अभी आपने भी एग्जांपल दी ना, तो बहुत सारी सिचुएशन में हमें काम रहने की जरूरत होती है, तो हम उनको और ज्यादा बेहतर तरीके से डील कर लेते हैं। और इस वक्त जो है ना वो काम रहने की ही जरूरत है, ताकि आप पैनिक ना हो, बच्चे भी फ्रस्ट्रेटेड ना हो और आप भी जो है ना वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट घर में क्रिएट करके रखें। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद थे। खुबैब खान साहब आपने वक्त दिया, सानिया आप हमारे साथ मौजूद थी, बड़ी अच्छी सैर हासिल गुफ्तगू रही। थैंक यू फॉर एवरीवन कमिंग इन द शो। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे अगले सेगमेंट में, हमारे साथ रहिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। तो पानी का इंटेक रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और गर्मियों में ख़ास तौर पे। और इस वक्त जो सूरत हाल है, जैसा कि बार बार कहा गया कि गर्म पानी का इस्तेमाल करें, कहवे का इस्तेमाल करें, चाय का इस्तेमाल करें, तो ये किस हद तक क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है और हमारी जो बॉडी है उसके लिए ज़रूरी है, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर बिल्किस मौजूद हैं जो कि हर्बलिस्ट हैं। वेलकम टू द शो बिल्किस साहब। और साथ साथ डॉक्टर सहर चावला भी मौजूद हैं जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं, लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद होंगी। अस्सलाम वालेकुम सहर, ठीक हैं आप, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक रमशा, आई होप आप लोग भी ठीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले ये जो लिक्विड की अहमियत है हमारी बॉडी के लिए सहर, वो कितनी ज़्यादा है और कितनी ज़रूरी है? देखिए, हमारी बॉडी में जो मेजर फ्लूइड है वो ब्लड है, और ब्लड की भी जो सबसे मेजर कॉम्पोजिशन है, यानी सबसे ज़्यादा उसको जो लिक्विड बना रहा है, तो वो आपके पास पानी है। और ब्लड में ही आपके सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, सारे विटामिन्स हैं, सारे मिनरल्स हैं, जिन्होंने डिफरेंट ऑर्गन्स में फ्लो करना है और उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी है। हाइड्रेशन हमारी अलर्टनेस से लेके और हमारी बॉडी के मेडिकल फंक्शन से लेके हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाइड्रेशन आपने सिर्फ पानी की सूरत में, अपने आप को आपने सिर्फ पानी की सूरत में हाइड्रेट नहीं रखना होता। ऐसे बहुत सारे हैक्स हैं जो कि आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, जिस पर मैं ये फोकस करूँगी। हम ये फोकस करेंगे कि आप अपने आप को हाइड्रेट करने के साथ साथ, ताकि आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स वॉश आउट हों, ऐसे कौन से अज्जा सब्जियों और फलों की सूरत में और डिफरेंट मसालों की सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी मजबूत हो और आपके बॉडी के फंक्शंस भी तेज़ हों और आपका ब्लड प्रेशर, शुगर सब कंट्रोल में रहे। सही है, सही। तो बिल्किस आपा, आप क्या सजेस्ट करती हैं कि अभी इस अपनी बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए, और इस वक्त खासतौर पर कोरोना की वजह से भी बहुत ज़्यादा डर है लोगों में, तो किन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें? जी मैं बताऊंगी कि जो लिक्विड्स हैं, जिस तरह हम इस्तेमाल करते हैं पानी, तो सबसे अच्छा है कि आप हल्दी का इस्तेमाल करें, ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, इमली आलू बुखारे का शरबत इस्तेमाल करें, क्योंकि हम ये समझते हैं कि सिर्फ जो खट्टी चीज़ें होती हैं उन्हीं में जो है ना आपको विटामिन सी मिलता है। विटामिन सी पपीते में भी होता है। विटामिन सी जो है अमरूद खट्टा नहीं होता, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा होता है। तो फिर मतलब कि जो और भी बहुत सारी जितनी बीन्स हैं, मतलब जितनी भी दालें हैं, उसमें भी कुछ मिक़दार में आपको विटामिन सी मिलता है। और ये मौसम जो है, ये मौसम दही जैसे हम लस्सी बना के पुराने ज़माने में छाछ बना के पी जाती थी, तो उसमें सफ़ेद ज़ीरा डाला जाता था, पुदीना डाला जाता था और नमक, क्योंकि हमें अगर वाटर को रिटेन करना है अपनी बॉडी में, तो देखिए हमें नमक का इस्तेमाल कलील मिक़दार में ही सही लेकिन करना पड़ेगा, ताकि बॉडी में वाटर रिटेन रहे, क्योंकि हमें हाइड्रेट रहना है। क्योंकि पसीना और फिर कितना पानी, कितना लिक्विड्स, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर एक मज़दूर है, वो धूप में काम कर रहा है, उसको पसीना ज़्यादा आ रहा है, तो उसको ज़्यादा लिक्विड्स की ज़रूरत है। फिर उसके लिए ऐसा है जैसे पुराने ज़माने में बनाया जाता था, जौ का सत्तू बनाया जाता था, जैसे जौ को भून कर बना लिया जाता था, उसमें नमक भी डलता था, उसमें चीनी भी डलती थी, तो सत्तू का इस्तेमाल करें। तो ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा धूप में रहते हैं, क्योंकि उनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, बजाय पानी पीने के अगर वो इस तरह के जो न्यूट्रिएंट वाली चीज़ें, जैसे सत्तू है बहुत अच्छा है, इस तरह जैसे दही लस्सी है, ये बहुत अच्छी है, तो इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें
तो हम जो है इस मौसम का मुकाबला कर सकते हैं। सही। तो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए कौन कौन से जूसेस वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं सहर? मैं बताना चाहूँगी सबसे पहले कि दूध में जब आप हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, हल्दी जो होती है उसका जो कंपाउंड होता है जो आपके पास बॉडी में इम्यूनिटी तेज़ करता है, वो आपके पास बॉडी में अनफॉर्चुनेटली ब्लड में बहुत स्लो स्पीड से एब्जॉर्ब होता है। उसके लिए उसमें काली मिर्च डालना बहुत ज़रूरी होती है। आप समझ, मैं आपको हैक बता रही हूँ। काली मिर्च जो पेपर है उसमें कंपाउंड होता है पेपरिन, जो कि हल्दी का जो कंपाउंड है जिसने इम्यूनिटी तेज़ करनी है उसकी एब्जॉर्प्शन को 2000% तक तेज़ कर देता है। या तो आप काली मिर्च डालें या आप साथ बादाम का इस्तेमाल करें, क्योंकि हल्दी को अगेन एब्जॉर्ब होने के लिए आपके पास फैट की भी जरूरत होती है। तो बादाम में आपके पास हेल्दी फैट्स होते हैं। जब हम फलों की बात करें तो फलों का कॉम्बिनेशन ध्यान देने की बहुत जरूरत है, क्योंकि कुछ फलों में आपके पास विटामिन सी ज्यादा होता है, कुछ में विटामिन ए ज्यादा होता है, और ये सभी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छे हैं। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे तरबूज का मौसम आने वाला है, तरबूज में आपके पास विटामिन सी की दिन की 30% की रिक्वायरमेंट और 25% विटामिन ए की रिक्वायरमेंट पूरी कर देता है। तो तरबूज का इस्तेमाल आप उन फलों के साथ कर सकते हैं जिनमें विटामिन ए ज्यादा है और विटामिन सी कम है। फॉर एग्जांपल उसका इस्तेमाल आप एप्पल के साथ कर सकते हैं। अब जिस तरह हम फॉर एग्जांपल कैरेट्स हैं, हम गाजर का इस्तेमाल एप्पल्स के साथ कर सकते हैं, ऑरेंजेस के साथ कर सकते हैं। ये हमें एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन प्रोवाइड कर सकता है विटामिन ए का, विटामिन सी का, विटामिन ई का, विटामिन के का, और इसमें आपके पास फोलेट और विटामिन B6 भी होता है जो कि बॉडी के जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी जो डिवीजन है उसमें हेल्प करता है। चुकंदर में आपके पास एक कंपाउंड होता है बीटा लैनिन। जो बीटा लैनिन होते हैं ये बॉडी की इन्फ्लेमेशन नीचे और इम्यूनिटी को ऊपर लेकर जाते हैं। और चुकंदर का जो मौसम है वो होता भी जून में है, बरसात में नहीं होता, सितंबर में होता है और अक्टूबर में होता है। इसको अगर आप मिक्स करते हैं इलायची के साथ, कार्डेमम के साथ, तो जो कार्डेमम है वो इन्फेक्शंस कम करती है, उसकी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है। और इसके अलावा अगर आप इसमें इस्तेमाल करते हैं अदरक का, तो अदरक में आपके पास एक मेडिसिनल कंपाउंड होता है जो सदियों से डिजीजेस की ट्रीटमेंट में यूज हो रहा है, जिसको आप जिंजरोल कहते हैं। जिंजरोल भी जो है वो आपकी इम्यूनिटी अच्छी करता है और आपकी इन्फ्लेमेशन जो है कम करता है। अपने खाने में जो लोग अपनी पतले रहना चाहते हैं और जो लोग चाहते हैं कि वो अभी सेडेंटरी लाइफस्टाइल में इम्यूनिटी भी अच्छी हो, उनकी ग़िज़ाइयत भी कम ना हो, तो वो अपनी ड्रिंक्स में अजवाइन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। अजवाइन जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स पर हम बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं। अजवाइन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, उसका सोडियम कंटेंट भी कम होता है, वो आपके पास ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और इसके अलावा अजवाइन में विटामिन सी भी होता है, अजवाइन में विटामिन ए भी होता है। ठीक है। अच्छा, ये जो सहर बात कर रही हैं बिल्किस साहब, आपने भी अभी कुछ दिनों पहले भी बताया था कि कलौंजी का कावा इस्तेमाल कर सकते हैं, अजवाइन, दालचीनी, या कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल हो सकती हैं कावे में आप बना लें? देखिए, अभी अगर आप सेब का जूस पी रहे हैं ना तो आप उसमें 2 लौंग पीस के डाल दें, दालचीनी पिंच डाल दें। अच्छा, आप गरम मसालों के साथ, क्योंकि उसका नाम है गरम मसाले, तो सबको ऐसा लगता है कि ये बहुत गरम होंगे। इनकी तासीर फिर ये लंबी बात हो जाएगी। आपकी अपनी भी तासीर है, मतलब कि एक इंसान की अपनी भी तासीर है। तो इसलिए कि कलील मिकदार में जो गरम मसाले हमेशा पिंच इस्तेमाल करने चाहिए। और अजवाइन का इस्तेमाल भी बहुत अच्छा है कि आपने, लेकिन इसकी मिकदार हमारे यहाँ ऐसा होता है ना कि अगर चीज़ कोई अच्छी है तो उसको इतना इस्तेमाल कर लिया जाए, मुट्ठी भर इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, तो फिर वो आपको नुकसान देता है। अगर आप पिंच लेंगे तो उससे आपको नुकसान नहीं होगा। खरबूजे आए हुए हैं, क्योंकि खरबूजे आते ही इस मौसम में है। क्यों? क्योंकि वो किडनी के लिए बहुत अच्छे होते हैं नेचुरोपैथी में। तो आप खरबूजे का शेक बनाकर भी पी सकते हैं। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ना उसका छिलका फेंके ना आप उसके बीज फेंके। अच्छा, उसको वैसे ही बिल्कुल अच्छी तरीके से ब्लेंड कर दें। ब्लेंड करने के बाद आप उसको छान लें छन्नी से। तो जो आपको बस उसको कुछ भी नहीं करना, उसको ठंडा करके आपने तो छिलके भी उसमें डालने और बीज भी डाल दें? बीज भी, छिलके भी। छोटे छोटे जो खरबूजे होते हैं किसी भी उसका, या आप अपने फैमिली के लिए बना रहे हैं तो कुछ भी नहीं करें, अच्छी तरह धोएं, खराब हिस्सा नहीं आपने ऐड करना। ठीक है। बाकी ब्लेंडर में डालें, खूब अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लें। ये आपकी किडनी के लिए बहुत अच्छा होता है, दिल दिमाग सुकून पहुंचाने के लिए। मगर देखें, फ्रूट्स खाने के अलग अलग तरीके होते हैं। बीइंग अ नेचुरोपैथ मैं तो ये कहूँगी कि आपने अगर तरबूज या खरबूजे का इस्तेमाल करना है तो रात को आप नहीं करें, या इसके ऊपर चावल ना खाएं, या मछली का इस्तेमाल ना करें। पानी पीने को भी मना करते हैं। तो उसमें खुद इतना पानी होता है कि क्या जरूरत है। अभी देखिए, एक और बहुत मजे का कॉम्बिनेशन बनता है तरबूज और ना स्ट्रॉबेरी का। उसमें मिंट और अदरक डाल के आप इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा लगता है।
उसकी स्मूदी या जूस टाइप का बना के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी सहारा, आप क्या कहना चाहती हैं? हाँ जी, जो लोग बहुत अच्छी आपा ने बात की तरबूज और खरबूजे, सॉरी स्ट्रॉबेरी और तरबूज का, स्ट्रॉबेरी का जो लोग थोड़ा वेट पुट ऑन करना चाह रहे हैं, इम्यूनिटी भी तेज करना चाह रहे हैं आप, क्योंकि आम आने वाले, स्ट्रॉबेरी और आम का कॉम्बिनेशन भी आप कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी में विटामिन सी तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन विटामिन ई जो एक और पॉपुलर एंटीऑक्सीडेंट है, उसकी जो मिकदार है वो कम होती है। यही एंटीऑक्सीडेंट आपके पास आम में बहुत वाफिर मिकदार में होता है, तो स्ट्रॉबेरी और मैंगो का आप शेक भी ले सकते हैं। इसके अलावा अंगूर आएंगे, अंगूर आपके पास इम्यूनिटी में इतने अच्छे हैं। अगर आप वेट मेंटेन करना चाह रहे हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल में, तो आप अपना लंच स्किप करके अंगूर का जूस ले सकते हैं। अंगूर के एक कप में आपके पास जो एक बड़ा कप होता है उसमें आपके पास 104 कैलोरीज होती है, और अंगूर तो ये जो बार बार बात हम कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स, जूसेस और जो चीजें हैं उनका इस्तेमाल करें इस वक्त, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सहार, आपने वक्त दिया। बिल्किस आप, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हो गया। मैं अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सुबह सवेरे पाकिस्तान।